ओके हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर इनऑर्गेनिक सीरीज़। ठीक है, ऑर्गेनिक सीरीज़ और इनऑर्गेनिक सीरीज़ दोनों चल रहा है अब हमारा। ठीक है, पहला लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, पहला एपिसोड हो चुका है हमारा। नाउ इट्स टाइम फॉर सेकेंड एपिसोड, राइट। सो वही क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है, वही हम करेंगे क्वेश्चंस। सो गेट रेडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके, लेट मी गिव यू प्रॉब्लम। यस, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम फर्स्ट। ओके, ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। देखो, ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है ज़रा सुनना। ठीक है, बोल रहा है इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर्स n इक्वल टू 4, मॉड ऑफ एम एल ए, ध्यान रहे मॉड ऑफ एम एल ए इक्वल टू 1 एंड एम एस इक्वल टू -12। मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है हमसे। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है, राइट। हमसे क्या पूछा गया है बताओ? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है? n इक्वल टू 4, ठीक है, और क्या दिया हुआ है बताओ? एम एल मॉड वैल्यू दी हुई है इसकी 1, और क्या दिया हुआ है? एम एस जो तुम्हें लेना है वो क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है तुम्हें लेना है -12 वाला लेना है, राइट। ये तुम्हें इंफॉर्मेशन दे दी गई है। अच्छा, हम मैथ्स में पढ़ते हैं कि अगर मॉड एक्स की वैल्यू 1 होती है तो x कैन बी +1 और एज वेल एज x कैन बी व्हाट, टेल मी, -1। यस और नो? सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हियर। एम एल क्या हो सकता है? एक बार अपना +1 हो सकता है, और एम एल क्या हो सकता है? एक बार पक्का ही क्या हो सकता है? -1 हो सकता है। तो ये बातें ध्यान में रहनी चाहिए। हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, मतलब इन इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचना है। अरे यस और नो? तो हम क्या करते हैं, n इक्वल टू 4 है तो इसके लिए l निकालो, l कैलकुलेट करो। सो l क्या हो जाएगी बताओ? 0 टू n-1, बोलो यार, 0 टू n-1। अगर 0 टू n-1 होगी तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? n इक्वल टू 4 के लिए 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। यस और नो? पक्का आ जाएगा ना? 4 तो नहीं आएगा, बिकॉज n-1 तक जाना होता है। 0 बोले तो कौन सा सबसेल? पक्का ही s। और ये 1 बोले तो कौन सा सबसेल? पक्का ही p। ठीक है, पता है ना तुम्हें? बिल्कुल पता है तुम्हें। ठीक है, 2 तो d, 3 तो अपना f। यस और नो? टेल मी। 3 तो अपना क्या? 3 तो अपना f। ठीक है, जस्ट वेट गाइज। यस यस यस, ठीक है, 3 तो अपना f। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखना, हमें क्या बनाना है? n इक्वल टू 4। n इक्वल टू क्या करना है? 4 के लिए, और साथ में हमें एम एल क्या होना चाहिए? प्लस और -1 होना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन को भूलना मत, ठीक है। एम एल हमें +1 वाला भी चाहिए और -1 वाला भी चाहिए, लेकिन एम एस हमें क्या चाहिए? बस और बस -12 वाला चाहिए, राइट। सो हम क्या करते हैं, अब इसमें क्या क्या आ जाएंगे? 0 1 2 3 के लिए, n इक्वल टू 4 के लिए क्या क्या होंगे? एक 4s होगा, यस और नो? एक क्या होगा? एक 4p होगा, यस और नो? डेफिनेटली यस और नो, बिकॉज n 4 है तो 4 वो फिक्स रहेगा। अब जो जो l की जो जो वैल्यू आई है उसके अकॉर्डिंग सब सेल्स बनेंगे, हाँ या ना? तो 4s होगा 0 के लिए, l इक्वल टू 0 के लिए, l इक्वल टू 1 के लिए 4p होगा। फिर क्या होगा बताओ? l इक्वल टू 2 के लिए 4d होगा, l इक्वल टू 3 के लिए 4f होगा, राइट। डेफिनेटली होगा या नहीं होगा? अगर 4s है तो अगर मैं, हमें क्या भरना है? हमें तो इलेक्ट्रॉन्स तक जाना है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए अब हमें क्या चाहिए? ऑर्बिटल चाहिए। बोलो यार, इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें ऑर्बिटल चाहिए, बिकॉज उसी में तो हम फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो चलो ऑर्बिटल अब बनाते हैं। 4s के लिए ऑर्बिटल कैसा आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा, ये अपना 4s का ऑर्बिटल हो जाएगा। यस और नो? अगर मैं बात करूं किसके लिए? 4p के लिए, तो 4p के लिए कैसा हो जाएगा बताओ यार? 4p के लिए कैसा हो जाएगा भाई? ठीक है, 4p के लिए ऐसा हो जाएगा जनाब। ठीक है, ये अपना 4p। यस और नो? और किसके लिए हमें चाहिए? और हमें चाहिए किसके लिए बताओ यार, बताओ किसके लिए चाहिए? 4d। तो 4d कैसा? 4d अपना ऐसा। ठीक है, ये अपना क्या आ जाएगा जनाब? ये अपना 4d आ जाएगा। यस और नो? अब हमें और क्या चाहिए? 4f भी चाहिए। तो 4f में कितने होते हैं? 7 होते हैं।
तो 7 डब्बे हमें बनाने पड़ेंगे। बोलो यार, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आई होप तुम्हें आ रहा होगा। ठीक है, ये एक, ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, एक और देना पड़ेगा। ठीक है, लो मैंने एक और दिखा दिया। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया? 4f हो गया। यस और नो? अब सब में हम क्या करते हैं? मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल मतलब कितना मैक्सिमम जा सकता है, तो चलो फिल करते हैं। इसमें 2 जाएगा, इसमें कितने जाते हैं? 6 जाते हैं। यस और नो? तो इसमें 6 चला गया। सिमिलरली इसमें 10 जाता है, तो 10 फिल कर दो। ठीक है, इसमें 14, तो 14 कर दो। यस और नो? हमने कर दिया ना, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हमने क्या कर दी? कर दी। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें क्या लेना है? अब ध्यान इस पे देखो, हमें ml प्लस 1 माइनस 1 वाला लेना है और ms माइनस हाफ वाला ही लेना है। ml की चर्चा करते हैं पहले, फिर ms पे जाएंगे। ml कैसे निकालते हैं बताओ? हम अगर हमारे पास कोई सबसे l इक्वल टू जीरो है, लेट से l इक्वल टू जीरो है, तो अगर हमें ml की वैल्यू निकालनी होती है तो डेफिनेटली हम माइनस एल टू प्लस एल लगाते हैं। बोलो यार, डेफिनेटली हम ml के लिए क्या करते हैं? माइनस एल टू प्लस एल। तो जीरो के लिए माइनस एल टू प्लस एल क्या आएगा? जीरो के लिए माइनस एल टू प्लस एल तो जीरो ही आएगा। तो डेफिनेटली इसके लिए ml जो होगी 4s के लिए वो जीरो ही होगी। लेकिन हमें ml कैसा चाहिए? हमें ml तो प्लस 1 वाला चाहिए और माइनस 1 वाला चाहिए। ये और नो? इसके लिए 4s के लिए ml क्या है? जीरो है। तो क्या हम इसे काउंट करेंगे? क्या इन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट किया जाएगा क्या? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ml जो चाहिए वो प्लस n प्लस 1 या माइनस 1 वाला चाहिए। यहाँ पे तो ml जीरो आ रहा है। अरे बोलो यार, पक्का आ रहा है ना? तो मतलब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स हमें काउंट नहीं करने हैं। सिमिलरली P के लिए क्या क्या आ जाएगा बताओ? P क्या होता है? L इक्वल टू 1 होता है तो P। अगर इसके लिए ml कैलकुलेट किया जाए तो क्या आ जाएगा बताओ? माइनस 1 जीरो प्लस 1। बोलो यार, यहाँ से शुरू करते हैं, किसी को भी कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस 1 जीरो प्लस 1। बोलो यार, पक्का ही समझ में आया ना? तो मतलब हमें ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं करने। क्यों? क्योंकि उसकी ml वैल्यू कितनी हमने दे दी? जीरो दे दी। क्योंकि इसमें L इक्वल टू 1 के लिए ml की वैल्यू जीरो भी आई थी, माइनस 1 जीरो प्लस 1 आई थी। बोलो यार, क्योंकि माइनस एल टू प्लस एल जाना होता है। अरे हाँ या ना? तो डेफिनेटली हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना पड़ेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना पड़ेगा। ठीक है जी। सिमिलरली डी के लिए देखो, L इक्वल टू क्या होता है? 2। तो अगर इसके लिए अपन ml निकाल ले तो क्या हो जाएगा बताओ? ml निकालेंगे इसके लिए तो क्या आ जाएगा? माइनस एल टू प्लस एल। बोलो यार, मतलब माइनस 2 2 प्लस 2। अरे ये सॉल्व यहाँ तक लेना है तो क्या आ जाएगा? माइनस 2 माइनस 1 जीरो प्लस 1, देखो प्लस 2। यस और नो? आया ना? मतलब यहीं से स्टार्ट अगर मैं करूं तो इसको मैं अगर बोलूं कि दिस इज माइनस 2, दिस इज माइनस 1, दिस इज जीरो, दिस इज प्लस 1 एंड दिस इज प्लस 2। तो हमें कौन कौन से इस बार नहीं लेने बताओ? कौन कौन से नहीं लेने? तो एक माइनस 2 वाला नहीं लेना, एक जीरो वाला नहीं लेना, एक प्लस 2 वाला नहीं लेना। हमें तो ml के लिए ml वही लेना है जो क्वेश्चन में दे रखा है। ml क्या दे रखा है? या तो प्लस 1 या तो माइनस 1, बिकॉज मॉड वैल्यू थी। यस और नो? तो हम माइनस 2 वाला भी नहीं लेंगे, प्लस 2 वाला भी नहीं लेंगे, जीरो वाला भी नहीं लेंगे। सिमिलरली L इक्वल टू 3 क्या होता है? F होता है। F होता है तो ml क्या आ जाएगा? माइनस 3 टू प्लस 3 आ जाएगा। बोलो यार, तो डेफिनेटली अब इसको कैसे करेंगे? इसको भी ऐसे ही करेंगे। माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 जीरो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। बोलो यार, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 हमने ये कर दिया ना। क्या हमें ये चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए ml की वैल्यू क्या है? माइनस 3। हमें कौन सा चाहिए? या तो प्लस 1 वाला या तो माइनस 1 वाला। क्या ये लेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस 2 है। हमें क्या चाहिए? प्लस 1 या माइनस 1 ml की वैल्यू, लेकिन ये माइनस 2 है। ये चाहिए? हाँ ये चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्या ये चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि ml जीरो है। क्या ये चाहिए? हाँ चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्लस 1 है। या तो माइनस 1 वाला चाहिए या तो प्लस 1 वाला चाहिए। यस और नो? ये प्लस 2 क्या ये चाहिए? नहीं चाहिए। क्या ये चाहिए अपन को? ये भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्लस 3 है। हमें तो बस प्लस 1 और माइनस 1 वाला चाहिए। अब हमने ml को हमने क्या कर दिया? ml के थ्रू हमने डिसाइड कर लिया कि हमने कौन कौन से इलेक्ट्रॉन चाहिए। यस और नो? टेल मी। हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन चाहिए।
अब एक और कंडीशन यहाँ पे लागू हुई है कि हमें जो ms की वैल्यू लेनी है वो बस -½ को देखते हुए उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है जिसकी ms वैल्यू मतलब स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो, -½ हो। तो एक बात बताओ, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक प्लस जो अपवर्ड होता है, जनरली कन्वेंशन है ये, आप किसी को भी कुछ भी दे सकते हो। कन्वेंशन क्या है कि जो अपवर्ड होता है उसको +½ मिलता है और ये जो डाउनवर्ड होता है उसको क्या मिलता है, -½ मिलता है जनाब। अरे यस और नो। तो एक बात बताओ, इसे हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को तो हमें काउंट करना था, लेकिन क्या दोनों इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें तो बस -½ वाला ही चाहिए। देखो देखो यहाँ पे हमें तो बस -½ वाला ही चाहिए। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से कोई एक ही -½ वाला रहा होगा। अरे यस और नो बोलो, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से कोई एक ही -½ वाला रहा होगा, तो डेफिनेटली यहाँ से हमें 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। सिमिलरली +1 वाला भी चाहिए, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से भी कोई एक ही -½ वाला रहा होगा। सिमिलरली यहाँ से भी एक ही, यहाँ से भी एक ही, और यहाँ से भी एक ही, और यहाँ से भी एक ही। तो टोटल कितने मिल गए? 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स मिले? तो आंसर जाएगा, हमें जो इलेक्ट्रॉन्स मिले वो कितने मिले जनाब? 6 मिले। तो अपना आंसर क्या है इसका? 6 है। आया समझ में? ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, IIT JEE में पूछा जा चुका है, आई थिंक 2014 में। ठीक है, चलो, इट वाज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलो, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगानी थी और कुछ नहीं, वो भी सिंपल मैथमेटिक्स, मतलब बचपन वाली मैथमेटिक्स। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो ये करो भाई, ये करो, ये भी आसान है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, ये भी अपने प्रीवियस ईयर का सवाल है। मैच द ऑर्बिटल ओवरलैप फिगर शोन इन लिस्ट 1 विद द डिस्क्रिप्शन गिवन इन लिस्ट 2। ठीक है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट्स। आपको बताना है कि कौन कौन सा ओवरलैप हो रहा है, वो आपको बताना है। ठीक है, देखो, एक जो ऑर्बिटल्स है ना उसमें तुम्हें एक चीज दिख रहा होगा कि यार जो भी ऑर्बिटल्स बने हुए हैं ना, लेट से मैंने ये ऑर्बिटल बनाया, ठीक है, लेट से मैंने ये ऑर्बिटल बनाया, ठीक है, लेट से मैंने ये ऑर्बिटल बनाया, तो इन्होंने क्या कर रखा है, एक ऑर्बिटल को ना शेड कर रखा है। यस और नो? एक ऑर्बिटल को क्या कर रखा है? शेड कर रखा है। ऐसे ब्लैक कलर से देखो, एक ऑर्बिटल को क्या कर रखा है? शेड कर रखा है। मैं ब्लैक पे ब्लैक चलेगा नहीं, इसलिए मैं इस कलर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो एक को मैं भी क्या कर देता हूँ? मैं भी शेड कर देता हूँ। यस और नो? बोलो यार, मैं भी शेड कर देता हूँ, राइट। अब हमने एक छोड़ दिया, तो इसने क्या करा है? इसने एक को काला कर दिया, एक को उजला कर दिया। ठीक है, मतलब दो तरह के ऑर्बिटल दिखा दिए कि एक काला है, एक उजला है। अरे यस और नो भाई? अरे हाँ या ना? आ रहा है समझ में? पक्का? हाँ, तो अब देखो, अब ऐसे मान सकते हो कि अगर जो शेडेड है ना, ऐसे मान लो, जो शेडेड है ना वो प्लस वाला है, और जो शेडेड नहीं है वो क्या है? वो माइनस वाला है। ठीक है, फेज होते हैं ना ऑर्बिटल्स के, हम दिखाते हैं ना फेज। ऐसे देखो, एस में क्या दिखाते थे, याद करो, अगर एस ऑर्बिटल है तो पूरा ही पॉजिटिव या नेगेटिव दिखाते थे। बोलो यार, पूरा ही पॉजिटिव या नेगेटिव दिखाते थे ना? यस और नो? ये फेज है, दिस इज नॉट चार्ज, फेज। ठीक है, ये एस ऑर्बिटल के लिए या तो ये या तो ये। पी ऑर्बिटल के लिए कैसे दिखाते थे? पी ऑर्बिटल के लिए ऐसे दिखाते थे हम, या तो प्लस या तो माइनस, या ऊपर में भी दिखा दो, ये इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो। यस और नो? तो हम क्या करते हैं, हम ये एज्यूम कर लो कि जो शेडेड है वो प्लस वाला है और जो अनशेडेड है वो माइनस वाला है। समझ में आया? ये जो रिप्रेजेंट इन्होंने किया है शेड करके, अनशेड करके, वो ये दिखाना चाह रहा है कि दोनों लोब्स के या जो जो लोब्स हैं उनके फेजेस अलग अलग हैं, बस उसको रिप्रेजेंट करना चाहा है ये। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे डी ऑर्बिटल में बनाऊं, तो डी ऑर्बिटल क्या होता था बताओ? डेफिनेटली ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव। समझ में आया? तो ये फेजेस होते थे। यस और नो? ये फेजेस होते थे। याद आया कुछ? पक्का? हाँ, अब देखो, पी, ये पी क्या है? क्या है जरा देखना। क्या ये तुम्हें डी ऑर्बिटल नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या ये डी ऑर्बिटल नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? 4 लोब्स है ना डी में? कितने लोब्स होते हैं? देखो 4 लोब, 1 2 3 4 लोब्स होते हैं डी में। 4 लोब्स, बोलो यार, बोलो भाई, कितने होते हैं? 4 लोब्स होते हैं। तो यहाँ भी 4 लोब्स है। अब 4 लोब्स 4 लोब इंटरेक्शन हो रहा है, 4 लोब इंटरेक्शन हो रहा है, 4 लोब इंटरेक्शन हो रहा है किसमें? पी में। अब देखना एक्सियली हो रहा है, ठीक है, एक एक्सिस के अलोंग हो रहा है। देखो, एक एक्सिस के अलोंग हो रहा है, ठीक है, एक एक्सिस के अलोंग हो रहा है। ये मैं डी ऑर्बिटल बना लेता हूँ, ये अपना डी ऑर्बिटल, और ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ये दूसरा डी ऑर्बिटल है।
ठीक है, तो जब एक्सियली ओवरलैप होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, आप ही कमेंट करो, कौन सा बॉन्ड बनता है बताओ जनाब, कौन सा बॉन्ड बनता है, तो डेफिनेटली सिग्मा बॉन्ड बनता है। अरे यस और नो, अरे हाँ या ना, और पक्का ही ये डेफिनेटली ये क्या रहा होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये एक्सिस पे लाई करते हैं, ये वाई हो जाएगा, ये अपना एक्स हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह कोई दूसरा होगा डी एक्स वाई, और ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, यस और नो। तो ये क्या बनाएंगे, ये सिग्मा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे। ये किस किस ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये क्या, ऑफ कोर्स डी का ओवरलैप है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये डी के ओवरलैप से क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग बन रहा है। डी के ओवरलैप से क्या बन रहा है जनाब, सिग्मा बॉन्डिंग बन रहा है, यस और नो। चलो सिमिलरली क्यू की बात करूं मैं, तो देखना क्यू में क्या है, क्यू में एक पी ऑर्बिटल दिखा रखा है, एक ब्लैक वाला लोब है, एक व्हाइट वाला लोब है। ब्लैक वाले लोब को मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव फेज है, और जो व्हाइट वाला है वो नेगेटिव फेज है, क्योंकि उसने फेज ही रिप्रेजेंट करा है ऐसे कलर्ड और अनकलर्ड करके। ब्लैक और व्हाइट का देने का मतलब ही उनका है कि भाई एक लोब की फेज अलग है, एक लोब की फेज अलग है। ठीक है, सिमिलरली अब क्या आ रहा है, अब डी ऑर्बिटल आ रहा है जनाब। ठीक है, ये अपना डी ऑर्बिटल, और ये अपना अगर डी ऑर्बिटल है तो ये डी ऑर्बिटल क्या कर, डी ऑर्बिटल के फेज क्या है, हमने किसको माना है, हमने काले वाले को प्लस माना है, बोलो, तो डेफिनेटली ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। अगर इनकी ओवरलैप हो जाए, इनकी ओवरलैप हो जाए तो क्या बनता नजर आ रहा है, देखो देखो, अगर इनकी ओवरलैप हो जाए तो पक्का ही पी पाई डी पाई ओवरलैप आ रहा है नजर तुम्हें, पी पाई डी पाई डेफिनेटली सेम फेज में ओवरलैप हो रहा है, बोलो यार, सेम फेज में ओवरलैप हो रहा है तो क्या बनेगा, बॉन्डिंग ही बनेगा। जब सेम फेज में होता है तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, बोलो यार, सेम फेज में मिक्सिंग होती है तो क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, और उससे कौन सा ऑर्बिटल मिलता है हमें, बॉन्डिंग। एमओटी में तुमने पढ़ा होगा, शुरुआती के लेक्चर में, बोलो यार, पढ़ा होगा पक्का कि भाई जब सेम फेज में मिक्सिंग्स होती हैं तो हमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मिलते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा जनाब, क्यू का क्या आ जाएगा बताओ, क्यू का पी पाई डी पाई हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है भाई, पाई बॉन्ड बन रहा है, डेफिनेटली पाई बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड ही बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है पाई बॉन्ड ही। पी पाई डी पाई बॉन्डिंग देखो 3 आ जाएगा, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्ड बन रहा है, बोलो यार, पी पाई डी पाई के ओवरलैप से साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है तो क्या बनेगा, साइडवेज ही है ना, ये कैसी कैसी ओवरलैपिंग है, साइडवेज है, साइडवेज से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, किसके ओवरलैप से, पी और डी के ओवरलैप से, और सेम फेज में है तो कैसा बनेगा, बॉन्डिंग, इसलिए मैंने इसको बोला पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। यहाँ पे देखो ये भी व्हाइट था, ये भी व्हाइट था, मतलब लेट से अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव फेज है, सेम फेज में एक्सियली मिक्सिंग हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और डेफिनेटली सेम फेज में हो रहा था बॉन्डिंग, और डी डी का मिक्सिंग है तो इसीलिए हमने क्या बोला कि डी डी सिग्मा बॉन्डिंग, यस और नो, क्लियर है। सिमिलरली आर की बात मैं करूं तो आर देखो, आर भी अच्छा है, देखो ऐसा है कुछ आर, ये ऐसा, देखो काले वाले को हमने प्लस बोला था तो अब हम प्लस दिखा देते हैं, यहाँ पे देखो काले वाले को प्लस तो ये प्लस, ये वाला माइनस तो माइनस। सिमिलरली अब डी ऑर्बिटल है, ठीक है, अब डी ऑर्बिटल है देखो, ठीक है, डी ऑर्बिटल। अब देखना काले वाले को हमने क्या बोला था, प्लस, तो काले वाले ये देखो, ये वाला काला है तो डेफिनेटली ये वाला क्या आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, बोलो यार, उसके नीचे इसके जस्ट अपोजिट भी क्या है, काला, तो ये भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ये क्या नेगेटिव, ये क्या नेगेटिव। अब इनकी ओवरलैपिंग करवाते हैं, देखना अगर ये ओवरलैप करेंगे तो पक्का ही कौन सी अपोजिट फेज में मिक्सिंग हो रही है, बोलो यार, कौन सी फेज में हो रही है भाई, अपोजिट फेज में, बोलो कौन सी फेज में हो रही है, अपोजिट फेज में मिक्सिंग हो रही है, और अपोजिट फेज में मिक्सिंग जब जब होती है तो वहां से क्या बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, बॉन्डिंग नहीं बल्कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमें मिलते हैं। कौन से बॉन्डिंग, कौन से ऑर्बिटल मिलते हैं बताओ, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलते हैं। तो क्या है, एक पी है एक डी है, तो डेफिनेटली साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, बोलो यार, साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, बोलो, तो अगर साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है तो डेफिनेटली पाई की तरफ जा रहा है, लेकिन पाई की तरफ कैसा, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग, तो तुम सीधा सीधा बोलोगे एंटी बॉन्डिंग, क्यों, क्योंकि अपोजिट फेज में मिक्सिंग हो रही है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग, क्या हो जाएगा जनाब, एंटी बॉन्डिंग। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, फर्स्ट आ जाएगा, यस और नो। देखो पी पाई डी पाई एंटी बॉन्डिंग, क्लियर है यहाँ तक। अब देखना एस वाला, देखना एस क्या है, इस ऑर्बिटल को पहचानो, ये क्या है ऑर्बिटल, क्या है बताओ, ये कौन सी ऑर्बिटल है बताओ, बता सकते हो ये कौन सी ऑर्बिटल है, ये है अपना, ये देखो ये कुछ ऐसा है, राइट, ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है, और ये बीच में ना, बीच में रिंग है, बीच में क्या है, ये रिंग है, कि कौन सी ऑर्बिटल होती थी ये याद करो, डी जेड स्क्वायर ऐसा होता था, यस और नो, कौन सा होता था, कौन सा ऑर्बिटल, डी जेड स्क्वायर। अब देखो दोनों ही काला है, मतलब ये सेम फेज होता था, याद करो,
सेम फेज होता था, दो कॉनिकल नोड होते थे इसके, याद करो दो कॉनिकल नोड होते थे, उस समय नोडल प्लेन मिलता था, मतलब 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल में से 4 डी ऑर्बिटल में हमें नोडल प्लेन्स मिलते थे। डीजेड स्क्वायर में नोडल प्लेन नहीं बल्कि कोनिकल नोड मिलता था, कोनिकल नोड। अरे हाँ या ना बोलो, कोनिकल नोड मिलता था, कोनिकल वाला कुछ ऐसा। अरे भाई कहाँ दिखाऊं, यहीं दिखा देता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ, देखो ये रिंग बीच में, यस और नो, और ये कुछ ऐसा नोड मिलता था। बोलो यार हाँ या ना, बोलो पक्का ही कुछ ऐसा नोड मिलता था ना, ये कॉनिकल नोड्स मिलते थे, क्या मिलते थे, कॉनिकल नोड्स, किसमें, डीजेड स्क्वायर में, ठीक है, डीजेड स्क्वायर में हमें कॉनिकल मिलते थे, वहां पे प्लेन मिलता था, प्लेन, अदर डी ऑर्बिटल्स में हमें प्लेन मिलता था। तो अब बस यहाँ आते हैं, चर्चा करते हैं, ये अपना डीजेड स्क्वायर, और ये दोनों सेम फेज में होते थे, ये लोब और ये लोब सेम फेज में होते थे, इधर इन पॉजिटिव और इन नेगेटिव, बोलो यार, सेम फेज में होते थे, सेम फेज में, सेम फेज में, तो इसीलिए इन्होंने दोनों को ब्लैक से ही दिखाया है, देखो ये भी ब्लैक से, ये भी ब्लैक से, दोनों को ब्लैक से दिखाया है। और ये व्हाइट के साथ मिक्सिंग हो रही है, मतलब ये अपोजिट फेज वाला मिक्सिंग हो रहा है, बोलो यार, अपोजिट फेज, और साथ के साथ कैसे हो रही है, एक्सियली, कैसा हो रहा है जनाब, एक्सियली हो रहा है, कैसा हो रहा है भाई, एक्सियली हो रहा है, और अपोजिट फेज में हो रहा है। एक्सियली मतलब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अपोजिट, अपोजिट मतलब एंटी बॉन्डिंग बनेगा, तो क्या बन जाएगा, डी डी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, डी डी है ऑफ कोर्स, ये डीजेड स्क्वायर, और इसके भी 4 लोब है, तो डीजेड स्क्वायर, सॉरी ये कोई और रहा होगा, लेट से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बोलो यार, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला क्या था, अरे ये लो, ये क्या था, ये क्या था, बोलो ये क्या था, ये अपना था डीजेड स्क्वायर, सॉरी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके, सॉरी सॉरी, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था अपना ये वाला, और ये था अपना डीजेड स्क्वायर, तो दोनों डी ऑर्बिटल, तो डी डी की ओवरलैप से क्या हो रहा है, सिग्मा, क्यों, क्योंकि एक्सियली ओवरलैप हो रहा है, देखो ना साफ साफ दिख रहा है, देखो साफ साफ दिख रहा है, एक्सियली ओवरलैप हो रहा है, एक्सियली ओवरलैप हो रहा है तो मतलब सिग्मा, लेकिन अपोजिट फेज में हो रहा है, इसीलिए एंटी बॉन्डिंग, इसीलिए एंटी बॉन्डिंग, समझ में आया, अरे समझ में आया, बोलो पक्का, आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जनाब। चलो भाई ये बेहद बेहद फर्जी सवाल, आसान सवाल कर दो, 10 सेकेंड में हो जाना चाहिए। क्या पूछ रहा है, द टोटल नंबर, द टोटल नंबर, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N2O3 इज, N2O3 में कितने होते हैं भाई लोन पेयर, बताओ, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा है, सेंट्रल एटम पे नहीं पूछा है, बल्कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा है, तो ध्यान रहे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, तो देखो n, ये n, ठीक है, ऐसा ही हमने कल भी बनाया था इसका स्ट्रक्चर, बोलो यार, ठीक है, हमने कल भी बनाया था, बोलो, ठीक है, ये ऐसा होगा, अगर इसकी चार्ज वाली फॉर्म बनाए तो कुछ ऐसा नजर आएगा, ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पे ये पॉजिटिव, यहाँ पे ये, और पक्का ही यहाँ पे क्या रहा होगा, एक लोन पेयर रहा होगा, यस और नो। अब देखो इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर रहे होंगे, बोलो यार, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर रहे होंगे, बोलो, इस नाइट्रोजन के पास तो कोई नहीं क्योंकि इसने डोनेट कर चुका है, और ऑक्सीजन के पास अगर नेगेटिव होती है तो कितना लोन पेयर होता है बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 3 लोन पेयर होते हैं, अरे यस और नो, तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, देखो यहाँ पे 1 2 3 लोन पेयर, यहाँ पे वो नेगेटिव पे, फिर 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8। ओ नेगेटिव, देखो 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 ध्यान से, ओ नेगेटिव वाला अगर कंफ्यूज हो रहा है तो ध्यान से सुनो, देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर ओ नेगेटिवली चार्ज है तो मतलब उसके पास कितने हैं, अरे उसके पास कितने हैं, एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है मतलब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, समझ में आ रहा है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके पास, उसके लोन पेयर है 6 इलेक्ट्रॉन्स, और तभी तो इसको काउंट करोगे तभी तो उसके पास 7 हो जाता है टोटल, अरे हाँ या ना, क्योंकि नॉर्मल ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, अगर ओ नेगेटिव कर दोगे तो 7 आएगा, ठीक है, तो ओ नेगेटिव क्या कर रहा है, एक बॉन्ड भी तो बना रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दिया इसने,
तो अगर O नेगेटिव के पास 7 है तो डेफिनेटली इस पे कितने होंगे, इस पे 3 लोन पेयर होंगे, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स इस पे होंगे। आया समझ में? अरे यस और नो? ऑक्सीजन के, नॉर्मल ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6। O नेगेटिव एक नेगेटिव चढ़ा दो तो अब कितने हो गए, 7। अब अगर O नेगेटिव को बॉन्ड भी फॉर्मेशन करना है तो एक छोड़ना पड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड में शेयर कर लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, बाद बाकी इस पे कितने बचेंगे, 3 लोन पेयर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लोन पेयर काउंट करा है, ठीक है। तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर, 5 लोन पेयर, 6 लोन पेयर, 7 लोन पेयर और ये 8 लोन पेयर, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। चिंदी सवाल था, आपने भी कर लिया होगा, फर्जी था, ठीक है। हाँ भाई ये करो, ये कर सकते हो, चलो करो जल्दी। ये भी सब सब PYQ है भाई, सब PYQ है, ठीक है। क्या है, नॉट अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। अगर आपको ये आसान लग रहा है या आपने PYQ कर लिया है, वेल एंड गुड, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। इससे खतरनाक खतरनाक सवाल आएंगे, इतने खतरनाक आएंगे कि तुम्हें लगेगा भाई साहब क्या लेवल है, ठीक है। तो जस्ट वेट, पहले PYQ निपटा लेते हैं, उसके बाद वो खतरनाक क्वेश्चंस भी आएंगे। वी हैव टाइम, अभी हमारे पास टाइम है, तो सब धीरे धीरे करते हैं, ठीक है। पहले PYQ निपटाते हैं, बिकॉज PYQ में भी तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज भी तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो शायद ही तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जस्ट वेट, बस वेट करते रहो, PYQ को इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज इसी से हमें आइडिया लगेगा कि किस टाइप के सवाल आ सकते हैं, राइट। और वो इससे खतरनाक लेवल के क्वेश्चन हम जरूर करेंगे, ठीक है। बस 2-3 सेशन के बाद हम वो क्वेश्चंस भी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलो, नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, ओके, द डिजेनरेसी ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट n = 3 of H atom is 9, okay, while the degeneracy of second excited state of H- is। एक बात बताओ, देखो यहाँ पे पता है कॉन्सेप्ट क्या है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अगर हमारा सिस्टम मोनो इलेक्ट्रॉनिक होता है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, तो तुमने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में कि इस केस में Ns की एनर्जी हो जाती है Np के बराबर और Np की एनर्जी हो जाती है Nd के बराबर। यस और नो बोलो यार, क्या तुमने पढ़ा है क्या? पक्का ही पढ़ा होगा। सिमिलरली अगर पॉली एटॉमिक है, सॉरी पॉली इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, सॉरी पॉली इलेक्ट्रॉनिक, राइट, पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो हम यहाँ पे ये चीज़ नहीं, ये स्टेटमेंट हम पास नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, गलत है। यहाँ पे किससे चीज़ें चलती हैं, N+L रूल से, यस और नो। फिर हम बोलते हैं कि यार Ns की सबसे कम होगी कंपेयर टू Np और Nd की सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे Ns और Np और Nd बराबर नहीं होते हैं, समझ में आ रहा है? तो एक बात बताओ, n इक्वल टू, सबसे ग्राउंड स्टेट अपना क्या रहा होगा, n इक्वल टू 1, लोएस्ट स्टेट तो यही रहा होगा ना। अरे लोएस्ट स्टेट n इक्वल टू 1 ही होगा। इसके बाद वाला उसको हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और वो क्या होगा अपना n इक्वल टू 2। बोलो यार, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, n इक्वल टू 2, और इसके बाद वाला n इक्वल टू 3, ये क्या होगा अपना, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगा। ये क्या होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगा, ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगा। और अगर ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगा तो मतलब क्या बोल रहा है, किसके लिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, H एटम के लिए। अब H एटम क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, और अगर ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो मतलब Ns इक्वल टू Np इक्वल टू Nd, मतलब 3 में क्या क्या आ जाएंगे, थर्ड n इक्वल टू 3 के लिए 3s भी हो सकता है, 3p भी हो सकता है, 3d भी हो सकता है, 3f नहीं होता। क्यों? क्योंकि n इक्वल टू के लिए 3f एग्जिस्ट ही नहीं करता। अरे बोलो यार, क्योंकि n इक्वल टू 3 के लिए l कभी 3 आ ही नहीं सकती। L3 आता तभी f आता, लेकिन l तो 3 आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि n की कोई वैल्यू के लिए l की वैल्यू 0 to n-1 ही होती है। अरे हाँ या ना, एक कम ही होगा हमेशा l की वैल्यू, तो डेफिनेटली f तो आ ही नहीं सकता। तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि अगर n इक्वल टू 3 के लिए 3s 3p 3d आ सकता है, तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे H के लिए इन सब की एनर्जी क्या होगी जनाब, बराबर होगी। और अगर इन सब की एनर्जी बराबर होगी तो अब देखते हैं डिजेनरेसी कितनी है। तो 3s में कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल। सिमिलरली 3p में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। इसमें 3d में कितने, तो 5 बोल दोगे यार, बोलो यार 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टोटल डिजेनरेसी देखो, सब सेम एनर्जी पे। डिजेनरेसी क्या होता है, सेम एनर्जी लेवल।
सेम एनर्जी पे अगर कोई सिस्टम है, कोई स्पीसीज है, उसको डीजेनरेट लेवल बोलते हैं, ठीक है। सेम एनर्जी लेवल को ही हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी बोलते हैं। सेम एनर्जी लेवल को ही हम क्या बोलते हैं जनाब, डीजेनरेसी बोलते हैं। अरे हाँ या ना, सेम एनर्जी लेवल, तो देखो जितना 3s का एनर्जी है उतना ही 3p का है, उतना ही 3d का है, तो इन सब की एनर्जी सेम हो गई, मतलब ये सब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो गए। और कितनी डीजेनरेसी है, देखो 1 2, कितने ऐसे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आ गए, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसीलिए इसने लिखा है कि 9 है डीजेनरेसी। समझ में आया कैसे 9 था। तो अब इसने पूछा है कि भाई अगर n=3 के लिए, मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए अगर H एटम की डिजेनरेसी 9 आ रही है, तो तू मुझे H माइनस की बता दे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H माइनस बता दे कि उसमें कितनी डिजेनरेसी आएगी, ठीक है, उसमें कितनी डिजेनरेसी आएगी। तो अगर मैं इस स्लाइड पे करूं, नेक्स्ट स्लाइड में मैं तुम्हें ले चलूं, तो भाई हम जानते हैं H माइनस कैसा होता है, बताओ H माइनस कैसा है। H माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक बन गया। बोलो यार क्या बन गया, बोलो भाई बोलो, ये क्या बन गया जनाब, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक। और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या ये रूल वैलिड है क्या, NS = NP = ND, बोलो। तो आंसर जाएगा नहीं, ये रूल तो वैलिड नहीं है। अब N सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए पूछा है, बोलो यार, देखो देखो देखो, इसने भी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए पूछा है। अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए पूछा है तो N=1 अपना क्या रहा होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। N=3, N=2 क्या रहा होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। लेकिन देखते हैं यहाँ पे जरा सुनना, देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा क्या आता है, 1s आता है, बोलो यार, फिर क्या आता है, फिर 2s आता है, फिर क्या आता है, 2p आता है। क्योंकि इस केस में इसमें यहाँ पे n मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे H माइनस के केस में n मेंशन नहीं किया है, H एटम के केस में n मेंशन था, उसके रिस्पेक्ट में हम n की वैल्यू के रिस्पेक्ट में ये ns मतलब 3s 3p 3d बनाए हैं। यहाँ पे बस बोल रहा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट होना चाहिए, n मुझे नहीं पता, n भाड़ में जाए, मुझे बस सेकंड एक्साइटेड स्टेट की डिजेनरेसी बता दे H माइनस के लिए। समझ में आया, बस सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो अगर मैं इसके एनर्जी लेवल्स बनाता चलूं मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए, तो सबसे नीचे अपना 1s रहा होगा, फिर उससे ऊपर कौन, 2s, क्योंकि अब तो एनर्जी सेम होने वाली है नहीं, क्यों, क्योंकि इनमें तो अलग अलग होंगी भाई, ns ग्रेटर देन np ग्रेटर देन nd, ठीक है। और अगर n वैल्यू सेम होती है तो फिर हम n+l रूल लगाते हैं, यस और नो, फिर हम वही देखते हैं, ठीक है। मतलब जनरली हम n+l रूल से ही चेक करते हैं, बोलो यार। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हम बोल सकते हैं कि अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हो तो ये तो अपना ग्राउंड स्टेट है, ये 2s अपना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा, बोलो यार, ये अपना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा। और ये जो 2p है ये अपना क्या रहा होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट रहा होगा। क्या रहा होगा जनाब, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट रहा होगा। और अगर ये 2p है तो 2p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं भाई, तो 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसकी डिजेनरेसी कितनी आ गई, 3, कितनी आ गई जनाब, 3 आ गई। तो H माइनस के सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, H माइनस के सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में कितनी डिजेनरेसी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 3। समझ में आया, क्योंकि 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उसकी डिजेनरेसी 3 ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे। देखो अब इसमें तो थोड़ी ना डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं, अब ये तो 2p के अंदर है, 2s 2p में हम जरूर एनर्जी ये बता सकते हैं, लेकिन 2p में जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ना, वो तो डिजेनरेट है, वो तो इक्वल एनर्जी पे रहते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ पे डिजेनरेसी कितनी आई, 3 आई। समझ में आया, आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आए तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई, ओके। कोई भी डाउट हो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा जनाब, ठीक है। क्लियर है, आई होप तुम्हें ये भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो ये भी कर दो फटाफट। द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग HClO, HClO2, HClO3, HClO4 EGR, मतलब बताना है। अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो मतलब वेट, मुझे थोड़ा सा इसको इंक्रीज करने दो, लो अब दिख रहा होगा, राइट। बताओ क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग HClO सबका स्ट्रक्चर बना लो सबसे पहले। HClO कैसा होगा, ऐसा होगा, हाइपोक्लोरस एसिड, बोलो यार। HClO2, HClO2 ये ऐसा होगा, कैसा होगा HClO2 बताओ,
ऐसा, यस और नो? HClO3 कैसा होगा बताओ? HClO3 ऐसा होगा? नहीं, ये HClO3 थोड़ी ना है, ये था अपना HClO3, यस और नो? ये था अपना HClO3, ये था अपना HClO2, ये क्या है HClO2, ये क्या है HClO3, ये क्या है HClO4, HOCl, HOCl क्या होगा? HOCl ऐसा रहा होगा, यही रहा होगा, बोलो यार, पक्का ही ना? ये HOCl का स्ट्रक्चर है अपना। क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ Cl डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड्स, Cl डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड्स देखने ये वाले बॉन्ड्स, ठीक है, इन 2 and 3। तो 2 कौन सा था? HClO2। तो इसमें ये अपना 2 था, ये अपना फर्स्ट था, ये अपना थर्ड था, और ये अपना फोर्थ था जनाब, ठीक है। अब ये देखना कि 2 और 3 में Cl डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड्स जो हैं वो कितने हैं? मिला के 2 हैं, मतलब इन दोनों को जोड़ा जाए तो Cl डबल बॉन्ड ओ, इनकी जो संख्या है, इनकी जो नंबर है वो कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, 2 और 3 को मिला के। गलत जवाब है, हैं? क्योंकि देखो ना, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो 2 और 3 को अगर ऐड कर दोगे, 2 और 3 को अगर ऐड कर दोगे तो कितने आ रहे हैं Cl डबल बॉन्ड? Cl ओ बॉन्ड्स कितने आ रहे हैं? Cl डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड्स कितने आ रहे हैं? तो 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन Cl इन 2 and 3 टुगेदर इज 3। तो देखो इस पे लोन पेयर 2 और 3 की बात कर रहा है, फिर तो इस पे कितने लोन पेयर्स होंगे? कितने शेयर हो चुके हैं? 2, 1, 3 होते कितने हैं? कार्बन मतलब सॉरी क्लोरीन के आउटरमोस्ट में 7, 3 शेयर हो चुके हैं, तो डेफिनेटली कितने बचे होंगे? 4 बचे होंगे, तो 2 लोन पेयर। सिमिलरली इसमें थर्ड वाले केस में देखूं तो कितने शेयर हो चुके हैं? 1, 2, 3, 4, 5 शेयर हो चुके हैं, तो डेफिनेटली एक लोन पेयर बचा होगा। तो इन दोनों 2 और 3 को मिला दिया जाए तो कितने लोन पेयर हो रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स बताओ? 3 ऑन सेंट्रल एटम। बोलो यार, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन Cl मतलब सेंट्रल एटम ही है अपना। बोलो यार, देखो Cl पे ही पूछा है, तो 3 हो, टोटल कितने हो गए? 3, तो मतलब सही बात है ये। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cl इन 4 इज sp3। 4 क्या है? ये है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखो, क्या कोई लोन पेयर है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 7 तो इसने शेयर कर दिए, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के साथ इसने शेयर कर डाला। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? पाई बॉन्ड्स को काउंट करते नहीं, लोन पेयर है नहीं, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा क्या हो जाएगा? प्लस 0 लोन पेयर, तो क्या आ जाएगा? 4 ही आ जाएगी स्टेरिक नंबर। और ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये स्टेरिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करती है? पक्का ही sp3 को करती है, बोलो यार, पक्का ही किसको करती है? sp3 को करती है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये भी अपना स्टेटमेंट सही है। अमंगस्ट 1 to 4 द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज 1। ना जी ना, गलत है भाई, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड थोड़ी ना है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? ये अपना होगा, क्या है ये? क्या है बताओ? क्या है ये? प्लस, प्लस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो +1 हाइड्रोजन का, इसका x कर लो, प्लस 4 इंटू -2, कोई चार्ज मॉलिक्यूल पे है नहीं, तो इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +7, तो मतलब इसकी क्या आ जाएगी? +7 आ जाएगी। समझ में आया? क्या आ जाएगा जनाब इसका? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर सेम ही मतलब सेंट्रल एटम सेम है, सेंट्रल एटम अगर सेम है तो फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो डेफिनेटली एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है जनाब? बढ़ती है। एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। बस ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना चाहिए तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। वैसे भी अगर ऑर्गेनिक वाला कॉन्सेप्ट लगाया जाए तो HOCl क्या होगा? O पे नेगेटिव आएगा, H कॉन्जुगेट बेस बनाओगे इसका तो HOCl का, और अगर इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो क्या आ जाएगा? Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये आएगा कॉन्जुगेट बेस किसका? HClO4, जिसको हम परक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। बोलो यार, ये परक्लोरेट आयन हो गया। अब देखो ये O नेगेटिव 3 डबल बॉन्ड O के साथ क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है। तो मतलब ये जो कॉन्जुगेट बेस है वो कैसा है? वो स्टेबल है, काफ़ी हद तक स्टेबल है। यहाँ पे ये O नेगेटिव कर पा रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं, इतने डबल बॉन्ड O से नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। समझ में आया? तो मतलब डी अपना ऑप्शन क्या है? गलत है, क्योंकि इसने 1 को बोला है स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? 4th है। ओके, आया समझ में? चलो, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। चलो ये करो भाई, ये भी देखो, ये भी अपना PYQ है। ये देखो
क्या बोल रहा है, व्हेन O2 इज एब्जॉर्ब्ड ऑन अ मेटालिक सरफेस। ठीक है, कोई एक मेटालिक सरफेस है, मान लेते हैं ये अपना मेटालिक सरफेस है। ठीक है, दिस इज आवर मेटालिक सरफेस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, O2 इस पे एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, O2 क्या हो रहा है, इस पे एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, O2 क्या हो रहा है, इस पे एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, O2 क्या हो रहा है जनाब, एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है भाई, तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर्स फ्रॉम द मेटल टू O2, मतलब मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है किस पे, O2 पे। तो पहले O2 कैसा था, O2 था। अगर इस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, अगर इस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, O2 माइनस बन जाएगा। मतलब कैसा बन जाएगा, ये सुपर ऑक्साइड बन जाएगा। बोलो यार, ऑक्सीजन से क्या बन जाएगा, सुपर ऑक्साइड बन जाएगा, हाँ या ना। फिर क्या बोल रहा है, द ट्रू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस एब्जॉर्प्शन इज, या आर। पहला ऑप्शन है O2 इज फिजियोजॉर्ब्ड। दो तरह के एब्जॉर्प्शन आपने पढ़े होंगे, एक फिजियोजॉर्प्शन, एक केमिजॉर्प्शन। सरफेस केमिस्ट्री में पक्का ही पढ़ा होगा आपने। क्या बताओ, अगर ये बॉन्डिंग बन रहा है, ये मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, O2 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो डेफिनेटली ये बॉन्डिंग हो रहा है। और जब जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जब जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है मेटल और मतलब दूसरे स्पीसीज के साथ में, तो वो कौन सी होती है बताओ, जब जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तब वो कौन सी एब्जॉर्प्शन होती है, वो होती है केमिजॉर्प्शन। यस और नो, केमिजॉर्प्शन होती है, हाँ या ना। बोलो यार, पक्का ही वो क्या होता है, केमिजॉर्प्शन होता है। तो क्या स्टेटमेंट है, O2 इज फिजियोजॉर्ब्ड, नहीं, ये तो केमिजॉर्प्शन प्रोसेस है, तो ये नहीं होगा अपना आंसर। हीट इज रिलीज्ड, डेफिनेटली केमिजॉर्प्शन जब होती है, केमिजॉर्प्शन जब होती है तो इसका डेल्टा एच काफ़ी हद तक नेगेटिव होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ये। कैसा प्रोसेस होता है जनाब, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो हीट रिलीज ही होगी, अरे हाँ या ना। तो डेफिनेटली अपना बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब क्या बोल रहा है, ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी ऑफ पाई स्टार 2p ऑफ O2 इज इंक्रीज्ड। ठीक है, इस ये कलर दिखेगा। ठीक है, ऑक्यूपेंसी ऑफ पाई स्टार 2p ऑफ O2 इज इंक्रीज्ड। बोल रहा है पाई स्टार 2p जो होगा ऑक्सीजन का, O2 का, किसका, O2 का, ये प्रोसेस होने के बाद ये पाई स्टार 2p की ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी। क्या ऐसा होगा क्या, देखते हैं जनाब। कल मैंने आपको पिछले सेशन में O2 की एमओ डायग्राम भी मैंने आपको बताई थी, यस और नो, बताई थी ना। उसमें क्या आया था, जो सबसे ऊपर वाला ऑर्बिटल्स था वो क्या था, वो था अपना पाई स्टार 2p। और पाई स्टार 2p में दोनों ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे। अरे यस और नो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं दिखा सकता हूं अभी के अभी। ठीक है, मैंने कल बनाया था, बोलो यार, बनाया था या नहीं बनाया था, देखो यहाँ बनाया था, देखो देखो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मैंने ऐड करा था। ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मैंने ऐड करा, या एमओ डायग्राम ही दिखा देता हूँ। देखो यहाँ यहाँ मैंने बनाया था, देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो 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 देखो, ये पाई स्टार में ऑक्यूपेंसी है, पहले से दो इलेक्ट्रॉन, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्बिटल में पाई स्टार में, मतलब पाई की एंटी बॉन्डिंग में पड़े हुए हैं, किसमें, O2 में। समझ में आया। तो अगर उसमें पड़े हुए हैं तो जरा बात करते हैं जनाब, अब जो हम कर रहे हैं उसकी बात करते हैं, जरा देखना भाई। ठीक है, ये था, हाँ। तो अब ये बोल रहा है कि भाई क्या ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी क्या, देखते हैं। पहले से ऐसा सिनेरियो था, अगर O2 ने एक इलेक्ट्रॉन को मतलब लिया है, गेन करा है, तो डेफिनेटली वो किस में कन्वर्ट हुआ है, O2 माइनस में कन्वर्ट हुआ है। और अगर O2 माइनस में कन्वर्ट हुआ है तो डेफिनेटली अब जो एक दूसरा मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा वो पक्का ही या तो इस ऑर्बिटल में या तो इस ऑर्बिटल में आएगा। तो डेफिनेटली इस ऑर्बिटल में क्या आया, इलेक्ट्रॉन आया, तो ऑक्यूपेंसी तो बढ़ी ना। अरे बोलो, ऑक्यूपेंसी तो बढ़ी ना, अरे हाँ या ना, बोलो, ऑक्यूपेंसी तो बढ़ी ना। तो डेफिनेटली हम क्या बोल सकते हैं कि भाई हम बोल सकते हैं कि ऑक्यूपेंसी ऑफ पाई स्टार 2p ऑफ O2 इज इंक्रीज्ड। तो मतलब ये स्टेटमेंट अपना क्या है जनाब, सही है। ये स्टेटमेंट इंक्रीज, मतलब ये बोल रहा है कि हाँ इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, सही स्टेटमेंट है, यस और नो। फिर बोल रहा है बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 इज इंक्रीज्ड। क्या O2 की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई है, मतलब अगर यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो थी, लेट से यहाँ पे बॉन्ड लेंथ 1 थी और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या थी, 2 थी, तो ये क्या कह रहा है कि अब जो ये प्रोसेस हुआ तो उसमें बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई, मतलब बॉन्ड लेंथ ऑफ 2 इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ 1। क्या ऐसा हुआ है, देखते हैं। हम क्या जानते हैं, अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं
रिमेंबर, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है जनाब, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है कि हाफ ऑफ एन बी माइनस एन ए। बोलो यार, अगर ये फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर का, तो अगर एन ए आप बढ़ाओगे तो डेफिनेटली क्या होगा, ये क्वांटिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी ओवरऑल क्वांटिटी। अरे लेट से 5-4 है, और आप क्या कर लो, 5-4.5 कर लो, तो पहले सब्ट्रैक्शन क्या आ रहा था 1, अब हमने क्या किया, ये अपना लेट से एन ए था, तो एन ए को हमने 4 से 4.5 कर दिया, तो मतलब क्वांटिटी बढ़ाई, तो अभी क्या आ जाएगा, ये 0.5 आ गया, 0.5 आ गया, यस और नो। तो मतलब ओवरऑल एन बी माइनस एन ए क्या हो गया, घट गया। मैथ्स के स्टूडेंट हो ही तुम, जेई वाले बच्चे, अरे यस और नो बोलो। तो डेफिनेटली क्या हुआ कि अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स आती है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीज करता है। और हम जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बॉन्ड लेंथ। बोलो यार, तो अगर बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर चुकी है एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन के आने से, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। तो इसीलिए इसने बोला कि बॉन्ड लेंथ ऑफ सेकेंड जो O2 माइनस जो हमने बनाया, वो उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी कंपेयर टू O2। तो उसी ने तो यही तो बोला है इसने, बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 इज इंक्रीज्ड। तो सही बात बोला है इसने, तो मतलब ये भी ऑप्शन अपना करेक्ट है। आया समझ में, आई होप आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई रिक्वेस्ट, अगर एक भी डाउट है प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी वन। ठीक है, चलो ये करो भाई, क्या है, द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरेक्स हैज़, क्या बोल रहा है ये, द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरेक्स हैज़, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स जानते हो क्या होता है बताओ, बोरेक्स जानते हो क्या होता है, बोरेक्स ये होता है भाई, ठीक है, बोरेक्स ये होता है Na2B4O7 डॉट 10H2O। ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस में तुमने भर भर के पढ़ा होगा। ठीक है, और ये इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है B4, ठीक है, O5 OH होल 4 2 माइनस, इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। अरे बोलो यार, करती है या नहीं करती है, क्या बोल रहा है, टेट्रा न्यूक्लियर ये यूनिट होता है, डेफिनेटली इसका स्ट्रक्चर भी तुमने पढ़ रखा होगा, कैसा होता है स्ट्रक्चर, ऐसा होता है स्ट्रक्चर, BO बोलो यार, यही होता है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद क्या करो आप, एक ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ दो, यही होता है। बाद बाकी जहाँ जहाँ बोरोन है वहाँ वहाँ OH लगा दो, जहाँ जहाँ बोरोन थे वहाँ वहाँ OH लगा दो, तो देखो OH4 हमें मिल गया, डेफिनेटली मिल गया। अब जरा आप ही बताओ, ये बोरोन कैसा है, टेट्रावैलेंट बन गया, टेट्रावैलेंट तो डेफिनेटली इस पे क्या आएगा, माइनस। सिमिलरली ये भी टेट्रावैलेंट, तो इस पे क्या आएगा, माइनस। ये तो ट्राईवैलेंट ही है, सिमिलरली ये भी ट्राईवैलेंट ही है। एक बात बताओ, अगर ये टेट्रा बन गया तो इसकी एवरेशन sp3, देखो ना, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, यस और नो। इसकी क्या आ जाएगी, ये ट्राईवैलेंट ही है तो ये sp2, देखो 1 2 3 सिग्मा, कोई लोन पेयर तो होता नहीं है, बोरोन खुद ही कटोरा लेके बैठा रहता है, भाई कोई दे दे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कुछ नहीं है, भिखारी हूँ, भिखमंगा हूँ, हाँ या ना, भूखा नंगा मरता रहता है, जहाँ भी देखो वहाँ पड़ा रहता है, कोई आता है इसके झोली में डाल के निकल लेता है अपना। यही होता है बोरोन के साथ, बोरोन की ज़िंदगी, समझ रहे हो तुम। खैर चलो देखते हैं भाई। सिमिलरली यहाँ पे बोरोन 4 बॉन्ड बना रखा है तो एक नेगेटिव होगा, ये भी, तो इसकी एवरेशन भी क्या हो जाएगी, sp3। सिमिलरली इसकी क्या हो जाएगी, sp2। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे बोरोन ट्राईवैलेंट ही है। तो क्या बोल रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, हाँ टेट्रा न्यूक्लियर है, देखो 4 बोरोन है ना, 4 बोरोन है, 4 बोरोन है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो टेट्रा न्यूक्लियर इसको बोल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है अपना, सही है, टेट्रा न्यूक्लियर। ऑल बोरोन एटम्स इन द सेम प्लेन, क्या ये स्टेटमेंट कहना सही होगा क्या, ऑल बोरोन एटम सेम प्लेन में है क्या, क्या आपको लगता है, क्या ऑल बोरोन एटम सेम सेम प्लेन में होंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि sp3 है तो डेफिनेटली इसकी शेप जो होगी, ज्योमेट्री, वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल, इसकी क्या होगी, टीपी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये बोरोन्स तो प्लेन में आ जाएंगे, ये दोनों बोरोन्स प्लेन में आ जाएंगे, बट ये वाले और ये वाले प्लेन में नहीं आ पाएंगे, हाँ या ना, बोलो यार, ये वाले और ये वाले प्लेन में नहीं आ पाएंगे। तो मतलब हम बोल सकते हैं
कि टेट्राहेड्रल 3D हो गया ना, टेट्राहेड्रल तो 3D हो गया, वो तो प्लेन में आ ही नहीं पाएंगे ये सेम प्लेन में, तो डेफिनेटली हम बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट अपना गलत है। क्यों? क्योंकि इसने बोल दिया कि सारे बोरोन एटम्स सेम प्लेन में होंगे, ऐसा नहीं हो रहा है। क्या बोल रहा है सी ऑप्शन, इक्वल नंबर ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरोन एटम्स। क्या इक्वल नंबर है क्या? देख लेते हैं। कितने sp2 आए? एक, और ये दो आ गए। कितने sp3 आए? एक और ये दो, तो हाँ दो sp2 है, दो sp3 है, तो मतलब सही स्टेटमेंट है ये। यस और नो? वन टर्मिनल हाइड्रोक्साइड पर बोरोन एटम। क्या हर बोरोन एटम के लिए एक एक हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ है, वो भी टर्मिनल साइड से? हाँ देखो टर्मिनल साइड से बाहर की तरफ ही सब निकला हुआ है और हर बोरोन पे जुड़ा हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट अपना क्या है? सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जनाब? इसका आंसर आ जाएगा ACD। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, ये देखो ये फर्जी सवाल, एकदम फर्जी सवाल। द कंपाउंड्स विद 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम इज आर। कर लोगे? बताओ कर लोगे या मैं करके दिखाऊं? दिखाई देता हूं भाई, वरना तुम बोलोगे अच्छा नहीं किया। ठीक है, देखो ये होगा, बोलो यार, स्क्वायर पिरामिडल BRF5। ठीक है, 2 लोन पेयर है क्या? नहीं, तो क्या BRF5 अपना आंसर? नहीं। 2 लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम पूछा है। ClF3 क्या होगा जनाब? बोलो। ClF3 कुछ ऐसा ही रहा होगा, बोलो यार। ClF3 कुछ ऐसा ही रहा होगा, इक्विटोरियल पोजीशन पे, ज्योमेट्री TBP। बोलो स्टेरिक नंबर 5 हाइब्रिडेशन sp3d, 2 लोन पेयर, तो क्या रहा होगा? टी शेप। ऑफ कोर्स परफेक्ट टी शेप नहीं रहा होगा, टी शेप। बोलो टी शेप बोलो यार, अरे बोलो टी शेप पक्का। तो क्या इस पे 2 लोन पेयर है? हाँ है, तो ये अपने आंसर का पार्ट है। XeF4 क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। बोलो हाँ या ना? ये ऐसा एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे, तो डेफिनेटली ये क्या होगा? ये अपना स्क्वायर प्लेनर होगा। तो 2 लोन पेयर इसके पास भी है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर शेप, तुमने पढ़ा होगा ये सब चीज़ें, तो ये भी अपना आंसर, ये भी अपना आंसर। SF4 देखो, SF4 क्या होता है बताओ? C100। बोलो यार, एक लोन पेयर होगा, इसको क्या बोलते हैं? फिर से sp3d आ जाएगी। बोलो अरे हाँ या ना? यहाँ पे क्या था? sp3d2। यहाँ पे क्या था? sp3d2, क्योंकि 5 सिग्मा एक लोन पेयर, यहाँ पे 4 सिग्मा 2 लोन पेयर sp3d2, यहाँ पे 3 सिग्मा 2 लोन पेयर तो sp3d स्टेरिक नंबर 5, यहाँ पे भी 4 सिग्मा एक लोन पेयर तो स्टेरिक नंबर 5 sp3d। अब सवाल उठता है भाई इसकी शेप क्या होती थी? ज्योमेट्री तो TBP है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन शेप क्या है? C100। और इसे एक दूसरा नाम भी दिया जाता था, क्या याद करो? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। मतलब डिस्टॉर्टेड है, परफेक्ट नहीं है, थोड़ा मुड़ गया है, टेढ़ा मेढ़ा है, इसीलिए डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। बोलो यार, पक्का ही क्लियर है? तो अपना ये आंसर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही लोन पेयर है, इसने 2 लोन पेयर वाले पूछे थे, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो B और C आ गया इसका आंसर। क्लियर है? बोलो यार, क्लियर है पक्का? ठीक है, ये रहने देते हैं, मैं जो करवा रहा हूँ वो करवाते हैं। ठीक है, रुको। यस, ये करो भाई, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया था, बहुत ही। अब तुम बोलोगे हैं बहुत ही अच्छा सा, क्या अच्छा सवाल पूछा गया था भाई? 1 मिनट में हम लोन पे निकाल देंगे। अभी मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसमें, इस क्वेश्चन में, जो आपने शायद ही पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं पढ़ा है आज सीख लो, कभी भी अगले साल, उससे अगले साल, कभी भी एग्जाम में टपक पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए सीख लेना भाई। क्या बोल रहा है? द सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच सेंट्रल एटम ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। ईच सेंट्रल एटम पे हमें क्या करना है? नंबर ऑफ लोन पेयर बताना है। सबसे पहले तो हम जो क्वेश्चन बोल रहा है वो हम बता देते हैं। ठीक है, चलो देखो, TeBr6 2-। एक बात बताओ, ये जो नेगेटिव होता है वो कहाँ आता है? सेंट्रल पे आता है। वो कहाँ आता है? अगर सराउंडिंग एटम, सुनो 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 सुनो, लेट से ABN है, ABN है, बोलो ABN। अगर B क्या अपना सराउंडिंग एटम, B अगर मोनोवेलेंट है, सुन लो, B अगर मोनोवेलेंट है, B अगर क्या है? मोनोवेलेंट, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम। बोलो यार। लेकिन अगर B पॉलीवेलेंट है, लाइक ऑक्सीजन, यहाँ पे हेलोजन X या हाइड्रोजन टाइप, अगर कुछ ऐसा है, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाता है? सेंट्रल एटम पे। लेकिन जनाब, अगर B पॉलीवेलेंट निकला, B क्या निकला? पॉलीवेलेंट निकला,
तो फिर हम बोलते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज होती है मॉलिक्यूल में वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा सराउंडिंग एटम पे। मतलब अगर बी पॉलीवेलेंट है तो नेगेटिव चार्ज बी पे ही चला जाता है, समझ में आया। और पॉजिटिव चार्ज तो हमेशा कहाँ जाएगा, सेंट्रल पे ही जाएगा। पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज ऑन सेंट्रल, पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पे ही आपको दिखाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक समझ में आता है। तो देखो बी आर है, सराउंडिंग एटम क्या है यहाँ पे बोलो, टी बी आर 6 2 माइनस में, टी बी आर 6 2 माइनस में सराउंडिंग एटम क्या है, ब्रोमीन है, बोलो यार। तो डेफिनेटली ये नेगेटिव कहाँ जाएगा, टेलोरियम पे। टेलोरियम के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और ये टेलोरियम, बोलो यार यही होता है, यही होता है ना। तो डेफिनेटली सबके आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 6 होंगे, बिकॉज ये सब 16th ग्रुप के परिवार के लोग हैं, 16th परिवार के लोग हैं, बोलो यार। तो टेलोरियम के आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 6 होंगे। 2 एक्स्ट्रा आ गए तो अब कितने हो गए, 8 हो गए, 8 हो गए। कितने ब्रोमीन जोड़ने, 6, तो हमारे पास 8 थे, 6 हम जोड़ देते हैं जनाब। देखो कितने हो गए, 2 3 5, एक और जोड़ दो। तो बी आर बी आर बी आर बी आर बी आर बी आर और एक क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा लोन पेयर, बोलो यार। तो ये हमारा क्या बन चुका है, और पूरे पे कितना क्या है, पूरे पे 2 नेगेटिव चार्ज है, अरे यस और नो। तो ये हमारा ये स्ट्रक्चर बन चुका है टी बी आर 6 2 माइनस का। तो इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर कितने आ गए, हमें 1 मिल गए। सिमिलरली बी आर एफ 2 पॉजिटिव, तो ये कैसा होगा भाई, बी आर एक एफ एक एफ, एक पॉजिटिव, मैंने बताया पॉजिटिव हमेशा सेंट्रल पे, देखो पॉजिटिव हमेशा सेंट्रल पे। ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में कितने होते थे, 7, एक पॉजिटिव है तो बचे कितने, 6, 6 में से 2 किधर चले गए, एक इधर चले गए, एक इधर चले गए, तो बचे कितने अब, 4। देखो सुनो सुनो ध्यान से सुनो, ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7, अरे बोलो यार। एक पॉजिटिव आया मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले ही भाग गया, अगर एक पॉजिटिव आया तो डेफिनेटली 7 से कितने हो गए होंगे, 6, 6 में से 2 क्या कर दिया, दोनों फ्लोरीन को एक एक शेयर कर दिया कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, अरे हाँ या ना। तो 6 बचे थे पॉजिटिव के आने की वजह से, अब एक एक फ्लोरीन को दे दिया, तो अब कितने बचे, 4। तो मतलब 4 बचे तो कितने लोन पेयर, 2, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना भाई। तो यहाँ 2 लोन पेयर मिले। सिमिलरली SnF3 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, S ट्रिपल बॉन्ड N, F F F, अरे हाँ या ना, बोलो यही आएगा, बोलो यार यही आएगा पक्का, अरे हाँ या ना, पक्का यही आएगा। स्ट्रक्चर बनाना तुमने सीखा होगा, आई होप तुमने सीखा होगा। अब देखो अब देखो क्या बोल रहा है, सेंट्रल एटम पे पूछ रहा है। सेंट्रल एटम सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6, 6 के 6 इसने शेयर कर दिए, देखो 3 4 5 6 सब शेयर कर दिया। इस पे कोई लोन पेयर बचा क्या, तो आंसर है नहीं। तो मतलब यहाँ से कितने मिले लोन पेयर, 0। XgF3 माइनस, देखो सराउंडिंग कैसा, मोनोवेलेंट, मतलब कहाँ जाएगा नेगेटिव, Xg पे, बोलो यार कहाँ जाएगा नेगेटिव, Xg पे कहाँ जाएगा, बोल दो भाई कहाँ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। हाँ चलो, तो Xg पे जाएगा, मतलब क्या था, XgF3 नेगेटिव, XgF3 नेगेटिव। एक बात बताओ, Xg में कितने होते हैं आउटर मोस्ट में, 8 होते हैं जनाब। एक नेगेटिव आ चुका है तो मतलब Xg माइनस बन चुका है, अब कितने हो गए, 9 हो गए, अरे बोलो यार, अरे हाँ या ना। कितने फ्लोरीन अटैच्ड हैं, 3, अटैच कर देते हैं। फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ना पसंद करती है, बोलो यार। अब उसके बाद कितने शेयर हो गए, 3 शेयर हो गए, 1 2 3, कितने और चाहिए, मतलब हमारे पास थे कितने Xg माइनस में, 9, बचे कितने, 6, मतलब कितने लोन पेयर, 3, बोलो यार। तो यहाँ से कितने मिल गए, 3, उधर से कितने मिले थे, काउंट कर लो, इधर से 3 मिले, यहाँ से कितने मिले थे, 1, यहाँ से कितने मिले थे, 2, तो 3 1 4 और ये 2 कितने हो गए, 6, यहाँ से 0। तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा अपना, 6 आ जाएगा। आंसर तो 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे आंसर से इस क्वेश्चन में मतलब था ही नहीं। मेरा सवाल अब सुनना, ठीक है, तगड़ा सवाल, मज़ा आ जाएगा। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा है तो आई रिक्वेस्ट कि अब पढ़ने का समय आ गया है, ठीक है। चलो चलो भाई, मज़ेदार कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, मज़ा आ जाएगा, बस सुनते रहना कहानियाँ की तरह, ठीक है। पहले जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना, ठीक है। चलो एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं TeBr 6 2 माइनस था ना, TeBr 6 2 माइनस में, उसमें मेरे को इसकी मुझे ये बता दो,
इसकी मुझे शेप बता दो, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन बता दो। इसने तो लोन पेयर पूछा ना, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, मुझे ये बता दो भाई। शेप और हाइब्रिडाइजेशन बता दो भाई, शेप और हाइब्रिडाइजेशन बता दो, ठीक है, शेप और हाइब्रिडाइजेशन बता दो, शेप और हाइब्रिडाइजेशन बता दो, मुझे ये बता दो शेप और हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूं, अगर आपने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो सुन लो एक एक चीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, सुनना ध्यान से। तुम क्या करोगे, सीधा सीधा फिर से स्ट्रक्चर बनाओगे भाई। ये लो, ये लो, ये लो, कितने, 6 है, 6, ठीक ठीक ठीक। बी आर, अभी मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, उसी को तुम देखोगे। बी आर, बी आर, बी आर कितने हो गए, एक और बी आर लगा देते हैं और यहाँ पे एक लोन पेयर चिपका देते हैं। ये हो गया अपना टी बी आर 62 माइनस का स्ट्रक्चर। ये सुनो, अब तुम क्या करोगे, फटाक से स्टेटिक नंबर निकालोगे। कैसे, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्या हो गए सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो ये कितने हो जाएंगे स्टेटिक नंबर, 7, और 7 होती है, तो आपने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया गया होगा आपको कि भाई sp3d3, sp3d3 विथ लोन पेयर, तो इसका अगर ढंग से बनाऊं तो कैसा होता है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है जनाब। देखना भाई देखना, ठीक है, ये ऐसा पेंटागोनल बना लिया हमने। एक ब्रोमीन यहाँ रहा होगा, 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 और एक ब्रोमीन इसके जस्ट नीचे रहा होगा, ये और नो। और लोन पेयर कहाँ रहा होगा, इस एक्सियल पोजीशन पे रहा होगा। तुम यही बोलोगे ना, अब सवाल उठता है भाई कि भाई तुमने लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पे क्यों दिखाया। याद करो, दो ज्योमेट्री हमारे पास आती थी, मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, सुनना बस ध्यान से भाई, मजा आ जाएगा, ठीक है। लेट से हमारे पास कोई ए एटम है और मैंने अगर टीबीपी बनाया, क्या बनाया, टीबीपी बनाया, ये टीबीपी ज्योमेट्री है अपना, ठीक है। तो लोन पेयर कहाँ जाते थे, अगर मैं लोन पेयर की बात करूँ यहाँ पे, तो तुम टीबीपी ज्योमेट्री में लोन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन पे भेजते थे, इक्विटोरियल पोजीशन पे भेजते थे। याद करो, किसमें, टीबीपी में, किसमें जनाब, टीबीपी में। होता ये है, लॉजिक ये होता है कि लोन पेयर जो होते हैं वो एस को पसंद करते हैं, परसेंटेज एस को बहुत पसंद करते हैं। परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होते हैं, ये लवर्स होते हैं, इनके लवर्स होते हैं, ये क्या होते हैं जनाब, लवर्स होते हैं, किसके, परसेंटेज एस कैरेक्टर के। मतलब लोन पेयर वहां जाना चाहेगा जहां परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। कहां जाना चाहेगा, जहां परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। सवाल उठता है कि भाई इस ज्योमेट्री में परसेंटेज एस कैरेक्टर कहां ज्यादा है। तो यार अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो ठीक है, और अगर नहीं पढ़ा है तो सुन लो। जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है ना, परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। थीटा क्या है जनाब, थीटा क्या है, आपने ये तो पक्का ही पढ़ा होगा। परसेंटेज एस कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा -1 इंटू 100। बोलो यार, ये परसेंटेज एस निकालने के लिए तो आपने पक्का ही पढ़ा होगा। अरे बोलो हाँ या ना। परसेंटेज एस या परसेंटेज पी निकालते थे तो ये फॉर्मूला यूज करते थे या नहीं करते थे। अगर मैं तुमसे बोल दूं भाई निकाल निकाल इस H2O में इस बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाल के दिखा, 104.5 डिग्री मैंने दे दिया, तो आप ये फॉर्मूला लगा के ही निकालोगे ना। अरे हाँ या ना, ये फॉर्मूला ही लगा के निकालोगे। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड थीटा इज व्हाट, थीटा इज नथिंग बट बॉन्ड एंगल, थीटा इज नथिंग बट व्हाट, बॉन्ड एंगल। तो मतलब अगर टीबीपी में बात करूं तो ये बॉन्ड एंगल क्या है जनाब, ये 90 डिग्री होता है। लेकिन अगर इस बॉन्ड एंगल की बात करूं टीबीपी में तो ये होता है 120 डिग्री। जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना ज़्यादा उन बॉन्डों के बीच क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा। साफ साफ दिख रहा है कि एक्सियल पे अगर लगाओगे तो मज़ा नहीं आएगा लोन पेयर को। क्यों, क्योंकि एक्सियल के बीच क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, तो डेफिनेटली परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा। लेकिन अगर इक्विटोरियल पे लगा दोगे तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो पक्का ही लोन पेयर भी इक्विटोरियल पोजीशन पर ही जाना चाहेगा। कहाँ जाना चाहेगा जनाब, इक्विटोरियल पोजीशन पर ही जाना चाहेगा। सवाल उठता है कि भाई पेंटागोनल, ये जो पेंटागोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर जो हमने बनाया, इसमें लोन पेयर कहाँ जाना चाहेगा, इसमें कैसे डिसाइड करोगे। तुमने एक्सियल पे लगा दिया, कैसे लगाया भाई एक्सियल पे, बता मेरे को बता भाई कैसे लगाया एक्सियल पे। ये सुनो तुम्हारा सवाल हो सकता है भाई। चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं। ये हो गया होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये तो तुम समझ ही गए, आंसर निकालना था, आंसर हमने निकाल दिया, अब हम अलग बातें करने हैं, ठीक है।
आंसर भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, हमें आंसर से मतलब नहीं है। फर्जी सवाल था, आंसर हमने निकाल दिया। हम जो काम की बातें कर रहे हैं, ठीक है, सवाल आ सकता है भाई, जो इसने नहीं पूछा था हम वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कभी भी पूछा जा सकता है। ओके, सो दिल थाम के बैठे रहो, सुनते रहो जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही आंखें खुलेंगी कि रियलिटी क्या है, ठीक है, मतलब रील और रियल में फर्क दिखेगा अभी, ठीक है। चलो देखना भाई, क्या था, हाँ हाँ, तो अभी हमने ये बात करा कि ये जो टीवीपी में इक्विटोरियल पोजीशन पे परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ मोर बॉन्ड एंगल, और मोर बॉन्ड एंगल होता है इसलिए परसेंटेज ज्यादा होता है। तो लोन पेयर इक्विटोरियल पे ही जाना पसंद करता है। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। सवाल उठता है भाई, पेंटागनल में कैसे डिसाइड करते हो? तो आओ जरा पेंटागनल की बात करते हैं। ये अपना बीच में कहीं एटम है, और पेंटागनल है तो डेफिनेटली एक इससे जुड़ा होगा, एक इससे जुड़ा होगा, एक इससे जुड़ा होगा, एक इससे जुड़ा होगा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ये परपेंडिकुलर, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड जो होते हैं वो परपेंडिकुलर, मतलब जिस प्लेन में ये पेंटागन रिंग होती है, जिस प्लेन में ये सारे एटम्स होते हैं उसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब एक बात सुनना, एक बात तो बताओ, ये जो एंगल होती है वो कितनी होती है पेंटागन में? बताओ। ये जो एंगल तुम बोलोगे पक्का ही 72 डिग्री होती है यार, मैथ्स के स्टूडेंट हो, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता होगा। ये कितनी होती है? 72 डिग्री होती है। अगर इस एंगल की मैं बात करूं तो ये कितनी होती है? 90 डिग्री। पिक्चर बदल गया। ये इक्वेटोरियल पोजीशंस थे, ये जो थे ये इक्वेटोरियल पोजीशन थे यार। ये तीन और ये दो, ये सब क्या है? ये इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं। और ये वाले क्या थे? ये एक्सियल पोजीशन थे। बोलो यार, अरे हाँ या ना, ये एक्सियल पोजीशन थे। इस बार एक्सियल बॉन्ड के बीच एंगल ज्यादा है। इस बार एक्सियल बॉन्ड के बीच क्या है? एंगल ज्यादा है। और अगर एक्सियल बॉन्ड के बीच एंगल ज्यादा है कंपेयर टू 72 डिग्री, यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड पे 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली परसेंटेज बोलेगा भाई इस बार तो पिक्चर ही बदल गई। टीवीपी में मैं जब था तो वहां पे मैं परसेंटेज एस के लिए मरता था और इक्वेटोरियल पे जाना पसंद करता था। टीवीपी में तो मुझे एक्सियल पे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, और अभी हमने बताया कि परसेंटेज एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? थीटा। और जहां परसेंटेज एस वहां लोन पेयर, जहां परसेंटेज एस वहां लोन पेयर। इसलिए मैंने ऐसा दिखाया था। क्या आपको ये डाउट पहले क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहले ये बताओ क्यों मैंने लोन पेयर को एक्सियली पे दिखाया? बिकॉज वहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है कंपेयर टू इक्वेटोरियल इन पीबीपी। दिस इज पेंटागनल बाइपिरामिडल, पीबीपी में ज्यादा होता है। यहां तक समझ में आया? तो मैंने क्या पूछा था? शेप पूछा था, हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा था। चलो अब एक एक बारी बारी से चर्चा करते हैं भाई, बारी बारी से चर्चा करते हैं, ठीक है, बारी बारी से चर्चा करते हैं। स्लाइड, लेट मी फिक्स द स्लाइड एंड देन वी विल डिस्कस। ठीक है, देखना भाई, यहीं पे चर्चा करते हैं, ठीक है। देखना, एक बात बताओ, टीई के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। बोलो यार, टीई के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? टोटल 8, क्योंकि T2 माइनस था। अरे हाँ या ना? तो 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इसकी कन्फिग्रेशन कैसे लिखोगे? अगर नॉर्मल टी होता तो ऐसे लिखते हैं, नॉर्मल टी होता तो हम लिखते हैं 5, बोलो यार, 5s2 4d10 5p4। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? लेकिन ये किसकी है? ये टी की है। T2 माइनस की क्या आ जाएगी बताओ? 5s2 4d10 5p6। बोलो यार, यही होगा। 4d10 से हमें लेना देना होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो फुल्ली फिल्ड है, इससे क्या ही लेना देना तो इससे होगा। तो डेफिनेटली ये 5s2 होगा और ये 5p6 होगा अपना। सुनते जाना भाई, कमाल की बातें हैं, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। उसके बाद डी जो होगा वो कुछ ऐसा रहा होगा। डी कैसा रहा होगा जनाब? डी कुछ ऐसा रहा होगा, 2 3 4, हाँ ठीक है। चलो ये तो खाली होगा ना? अरे बोलो, अरे थर्ड पीरियड से ही डी ऑर्बिटल खाली मिलने लगते हैं। ये तो ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, सेलेनियम, टेलुरियम, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ पीरियड का है। तो क्या यहाँ डी नहीं मिलेगा क्या? अरे बिल्कुल मिलेगा भाई, बिल्कुल मिलेगा। तो लेकिन हमें कितने बॉन्ड चाहिए? हमें 6 बॉन्ड चाहिए। हमें कितने बॉन्ड बनाने थे? TBr6 बनाना था 2 माइनस। तो हमें कितने बॉन्ड चाहिए? कितने बॉन्ड बनाने की जरूरत है? 6। लेकिन इस फोटो के देख के तो ये लग रहा है कि एक भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि सारे पेयर्ड हैं। बॉन्ड बनाने के लिए अनपेयर्ड होने चाहिए ना। अरे शादी तो तभी ना करेगा सामने वाला अकेला हो।
अरे जब ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो क्या ही सामने वाला शादी करेगा भाई उससे, हाँ या ना। इंसानी दुनिया अलग छोड़ो, केमिस्ट्री की बात करते हैं, बाहर में जाए इंसानी दुनिया। चलो अब देखो, अब देखो इधर, अब देखो अब क्या होगा, अब एक्साइटेशन होगा। क्यों? क्योंकि इसको अकेला होना है, अरे हाँ या ना, तभी तो शादी होगी ब्रोमीन के साथ, अरे हाँ या ना। अब देखो 5s2 ये एज इट इज, यहाँ से क्या होगा, ये अपना बन चुका है 5p3, बोलो यार, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा, ठीक है, जिसमें 1 2 3, ठीक है। और ये अपना क्या है 5d, और ये अपना क्या है 5p, समझ में आया। अब क्या होगा, अब हम क्या करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, ऐसे ही करवाते हैं ना हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मैं बता रहा हूँ क्या होगा, ठीक है, वो देखो ध्यान से, ऐसे ही करवाते हैं। ऐसे कैसे करवाएंगे, इन सारे ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे, जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं, बोलो यार। तो क्या कितने, क्या क्या मिक्स हो रहे हैं, s मिक्स हो रहा है, 3p मिक्स हो रहा है, d3 मिक्स हो रहा है, तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन साथ में एक लोन पेयर भी है, तो तुम बोलोगे कि यार ऐसा ज्योमेट्री आ जाना चाहिए भाई, ठीक है, कैसा आ जाना चाहिए, ऐसा ज्योमेट्री आ जाना चाहिए, कैसा, ऐसा, यहाँ पे टीई, यहाँ पे ऐसा, 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 ठीक है। और बी आर है, देखो बी आर, ठीक है। ये भी एक तो लोन पेयर ही रहेगा ना, ये तो पेयर्ड फॉर्म में है, बोलो यार, इसकी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है, वो तो पेयर्ड है, अरे हाँ या ना, वो तो पेयर्ड है, तो ये लोन पेयर के फॉर्म में रह जाएगा। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया तो ये लोन पेयर किस में चला जाएगा, sp3d3 में, बोलो यार, ये लोन पेयर किस में जा चुका होगा, sp3d3 अकॉर्डिंग टू दिस हाइब्रिडाइजेशन, अरे हाँ या ना। अब देखना, अब देखना, बी आर, यहाँ पे भी बी आर है, यहाँ पे भी बी आर है, यहाँ पे भी बी आर है, और यहाँ पे क्या हमने दिखाया था, ये लोन पेयर दिखाया था, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये लोन पेयर किस में होना चाहिए, sp3d3 में होना चाहिए। हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये लोन पेयर sp3d3 में होता ही नहीं है, और ये स्ट्रक्चर भी होता ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अभी अगर तुमने ये सब बातें पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है सीख लो भाई, सीख लो, गजब का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, गजब का कॉन्सेप्ट है भाई। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, सुन लो, हाँ सत्य है ये, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तुम बोलोगे भाई, भाई जब जब ऐसा होता था तो ऐसे बोलते थे ना, ये एक्जी एक्जी, लेट से किसकी मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं, 1 मिनट, किसकी मैं बात कर लूँ, लेट से अगर ए भी करके ही बात करते हो, छोड़ो छोड़ो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो, इसकी बात करते हैं। लेट से यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी बी दे दो, और एक लोन पेयर है, तो भाई बोलते थे ना इसको स्क्वायर पिरामिडल, अरे हाँ या ना, स्क्वायर पिरामिडल बोलते थे, बोलो यार। तो सिमिलरली हम इसको बोल देते हैं पेंटागोनल मोनो पिरामिडल बोल देते हैं, क्योंकि अगर दोनों तरफ बॉन्ड होता तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है, अरे बोलो यार, अगर दोनों तरफ बॉन्ड होता है तो क्या होता है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, तो ऐसा बोल देते हैं ना, शेप हो जाएगा इसका पेंटागोनल मोनो पिरामिडल, पीएमपी, पेंटागोनल मोनो पिरामिडल, ये हो जाएगा। अब तक जो तुमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अगर ये चीजें नहीं पढ़ी है तो, लेकिन ना तो ये पेंटागोनल मोनो पिरामिडल है, और ना ही ये लोन पेयर sp3d3 में रहता है, और ना ही इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सब फर्जी, सब फर्जी भाई, सब बर्बाद हो गया। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सवाल उठता है फिर क्या होता है भाई, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कैसा होता। आइए मैं बताता हूँ कैसा होता है जनाब, आइए इधर, मज़ा आ जाएगा भाई, ठीक है, देखना देखना भाई, देखना, ठीक है यार। स्लाइड रुको रुको रुको, ठीक है, चलो इस स्लाइड पे करते हैं। देखो अभी मैंने बताया कि ऐसा नहीं होता है, तुम्हारा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई क्यों, क्या ऐसा हो गया उसमें कि नहीं होता है, क्या होती है। अभी मैंने ये बनाया ना, तुम्हारे अकॉर्डिंग भी यही बना होगा, ये सर नो, यहाँ पे अपना बेचारा टी था, यहाँ पे बी आर, 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 और हमने सबसे बी आर जोड़ रखा था, यहाँ पे बी आर, यहाँ पे बी आर, यहाँ पे बी आर, यहाँ पे बी आर, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे बी आर, ठीक है। और ये अपना एक लोन पेयर जिसको हमने बोला कि sp3d3 में होगा जनाब, और ये अपना br1,
तो भाई मैंने इसको सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, ना ये लोन पेयर sp3d3 में भी नहीं होता। तो क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम, क्या रीजन है इसका? रीजन साफ साफ दिख रहा है, इस ब्रोमीन को देखो, इस ब्रोमीन को देखो, ये ब्रोमीन छोटे नहीं होते, बड़े नहीं होते, बहुत बड़े होते हैं। और अगर ये बहुत बड़े होते हैं और ये भी कितने एंगल पे हैं, 72 डिग्री के एंगल पे हैं। देखो 72 डिग्री के एंगल पे हैं ये। और अगर 72 डिग्री के एंगल पे अगर बड़े बड़े ग्रुप्स को लगा दिया जाए, तो इनमें आपस में इतने झगड़े होंगे कि ये झगड़ा करते करते मॉलिक्यूल को बर्बाद कर देगा। मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। बोलो यार हाँ या ना, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। वाई? बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सन, ये जो रिपल्सन हुआ है ना खतरनाक वाला, इसकी वजह से मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल और इसका एग्जिस्टेंस करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसा तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा ऐसा एग्जिस्ट। समझ में आया? ऐसा एग्जिस्ट बिल्कुल नहीं कर पाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई बी आर में बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा। तो फिर से सवाल उठता है कि अगर भाई ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा, चलो मान लिया बी आर में बहुत रिपल्सन हुआ, मतलब इतने झगड़े हुए दोनों के बीच कि पूरा मॉलिक्यूल बर्बाद हो गया। अगर मॉलिक्यूल बर्बाद हो गया तो सवाल उठता है भाई कुछ तो स्ट्रक्चर रहा होगा TBr62- का। अरे मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करता है ना, ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। मॉलिक्यूल तो जिंदा है ना अपना, तो उसका कुछ तो शेप दिया गया होगा। ठीक है, अगर आप जिंदा हैं तो आपका भी एक बनावट है, आपका भी एक शेप है। उसी तरह अगर मॉलिक्यूल जिंदा है तो उसका भी एक कोई शेप रहा होगा। अगर ये नहीं तो कुछ और। मुझे बता कि वो कुछ और क्या है। आइए बताता हूं कि वो कुछ और क्या है। सुनना ध्यान से, मजा आ जाएगा भाई, सुनते रहना बस। ठीक है, कहानियां है, बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग भाई, ऐसी बॉन्डिंग तुमने पढ़ी नहीं होगी। ठीक है, ऐसी बॉन्डिंग पढ़ी नहीं होगी, गारंटी के साथ कहता हूं। पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़िए तो सीख लो। ठीक है, सीख लो भाई। देखो अब सवाल उठता है कि भाई अगर वो नहीं तो फिर क्या, वो नहीं तो फिर क्या। तो सवाल वही कहानी, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। देखते हैं भाई, इधर आ जाओ। ठीक है, ये देखो, यहां पे देखो सारी कहानी फिर से उसी हाइब्रिडाइजेशन वाले से चलते हैं जहां से हमने शुरुआत करा था। हमने क्या करा था कि भाई ये अपना क्या है, ये अपना 5s है, ये अपना 5s है, और ये अपना क्या है जनाब, ये अपना 5p है, और ये अपना क्या है, ये अपना 5d है। ठीक है, ये अपना 5d है, ये अपना 5d है, ये अपना 5s था, ये अपना 5p था। सॉरी भाई, ये अपना क्या था, 5p, और ये क्या था अपना 5d। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की तरह पड़े हुए थे। ठीक है, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड शादी करने के लिए, बोलो यार, और यहाँ पे भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखना अब क्या होता है, ये जो लोन पेयर है, अब तो हम भी हैरान हो गए कि भाई हम जो स्ट्रक्चर है जो हमने बनाया वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो तो बर्बाद हो जा रहा है ब्रोमीन के रिपल्सन से। तो एस बोलता है कि भाई मुझे एक बार बाहर निकाल के देख, मुझे हाइब्रिडाइजेशन में शामिल मत कर, बस इन तीनों को शामिल कर ले। बस क्या कर ले जनाब, इन तीनों को शामिल कर ले, मुझे प्योर एस में छोड़ दे, फिर देख इस मॉलिक्यूल की जिंदगी आबाद हो जाएगी। मुझे बस क्या कर, मुझे छोड़ दे, बाद बाकी ये जो पी है, डी है, उसको शामिल करके क्या बन जाएगा, बोलो। 3p मिक्स हो रहे हैं इस बार, और 3d मिक्स हो रहे हैं, तो इस बार जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो क्या आएगी, p3d3 आएगी। क्या आएगी, p3d3। एस को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, एस को हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं जनाब। क्या कर रहे हैं, एस वाले लोन पेयर को एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, p3d3। अगर p3d3 तो बताओ 6 ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं तो कौन सी ज्योमेट्री फॉर्म होती है, जल्दी बताओ। अगर 6 ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो कौन सी ज्योमेट्री फॉर्म होती है, पक्का ही ऑक्टाहेड्रल, बोलो यार। अगर 6 ऑर्बिटल्स आपस में फॉर्म होते हैं तो कौन सी ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल। मतलब इस बार टी जो बना रहा होगा वो क्या बना रहा होगा, ऑक्टाहेड्रल फॉर्म कर रहा होगा। अगर हम क्या करते हैं, लोन पेयर को एक्सक्लूड कर देते हैं, ये जो 5s वाला था उसको छोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये भी यार यहाँ ऑक्टाहेड्रल ऐसा ही होगा कुछ, बोलो यार, ऑक्टाहेड्रल ऐसा ही होगा कुछ, ये भी यार, ये भी यार, ये भी यार, पक्का ही ऐसा होगा। अब देखना, अब ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर कहाँ बचा, लोन पेयर जो है वो तो कहाँ चला गया,
वो अपना ये प्योर एस में चला गया। एस स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, इसलिए मैंने ऐसे ऐसे दिखाया गोल करके, ठीक है। ये तो प्योर एस में चला गया, प्योर एस में चला गया। एक बात बताओ, जो लोन पेयर्स प्योर ऑर्बिटल में होते हैं, लोन पेयर्स प्रेजेंट इन प्योर ऑर्बिटल्स, बोलो ध्यान से सुनना, सुनना तार खुल जाएंगे तुम्हारे, मजा आ जाएगा भाई। लोन पेयर्स प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल, लोन पेयर्स प्रेजेंट इन प्योर ऑर्बिटल, प्योर ऑर्बिटल चाहे प्योर एस में या प्योर पी में या प्योर डी में, ठीक है। प्योर एस और प्योर पी और प्योर पी और प्योर डी और प्योर डी, क्या वो रिपेल कर पाएंगे? क्या नहीं, रिपेल वही लोन पेयर करते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं, रिपेल वही लोन पेयर करते हैं, मतलब बॉन्ड जो वेस्पर बोलते हैं ना, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है, जो VSEPR थ्योरी जो है वो क्या कहती है कि लोन पेयर धक्का मारता है किसको? बॉन्ड को। लोन पेयर धक्का मारता है किसको? बॉन्ड को। लेकिन कब धक्का मारता है? जब वो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो, उस लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवाया गया हो, तब वो लोन पेयर धक्का मारने के लायक बनता है, अदरवाइज उसकी उतनी औकात नहीं होती कि वो धक्का मार सके बॉन्ड को। यस और नो? तो अभी क्या है, अभी हमने किसको, ये जो एस था उसको हमने कहाँ डाला? हमने डाला प्योर एस में। और अगर जैसे ही प्योर एस में डाला तो क्या ये धक्का मार पाएगा क्या इन बॉन्ड्स को? इन बॉन्ड्स को धक्का मार पाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अब तो ये प्योर ऑर्बिटल में चला गया, इसको तो हम हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व किए ही नहीं। तो डेफिनेटली अगर ये कोई बॉन्ड्स को धक्का नहीं मारेगा, कोई रिपेल नहीं करेगा, तो मतलब ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बनता नजर आएगा। क्या बनता नजर आएगा जनाब? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। ना तो ये sp3d3 हो पाया, ना तो ये pmp हो पाया, पेंटागनल मोनोपिरामिडल, कुछ नहीं हो पाया इन दोनों में से। और क्या रूप ले लिया इसने? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल का रूप ले लिया। किसका रूप जनाब? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल का रूप ले लिया। और ये प्योर एस जो था, ये प्योर एस क्या हो गया, मतलब ये जो लोन पेयर जो था, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर थे, वो क्या, वो प्योर एस में चला गया। वो किस में चला गया? प्योर एस में। अब एक बात सुनना ध्यान से, जो लोन पेयर, सुनना ध्यान से भाई, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हो जाते हैं और वो अगर धक्का मारते हैं वो बॉन्ड्स को, उन लोन पेयर्स को बोला जाता है स्टीरियोकेमिकली, ठीक है, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर। वो लोन पेयर एक्टिव है धक्का मारने के लिए, एक्टिव है रिपेल करने के लिए, ठीक है। तो जो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले लेते हैं उनको बोला जाता है स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर। लेकिन जो लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, जैसे यहाँ पे ये लोन पेयर क्या हुआ, ये लोन पेयर, अरे भाई ये लोन पेयर क्या हुआ, पार्टिसिपेट नहीं, हमने नहीं करवाया पार्टिसिपेट इसको हाइब्रिडाइजेशन में। तो वो लोन पेयर्स जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं किस में, हाइब्रिडाइजेशन में, उसको बोला जाता है स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या बता, NH3 का लोन पेयर स्टीरियोकेमिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, तो आपका पक्का ही जवाब होगा यार ये तो sp3 में रहता है। बोलो यार, ये तो sp3 में रहता है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट कर गया, मतलब ये डेफिनेटली कैसा है, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर है। लेकिन ये वाला जो 5s वाला लोन पेयर है, ये कैसा है अपना, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। बोलो यार ये कैसा है, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। अब एक बात बताओ, VSEPR जो था, ये जो थ्योरी था, भाई सुनना भाई, 1 मिनट बस स्लाइड लेने दो यार, एक और स्लाइड, ठीक है। ये जो VSEPR थ्योरी था अपना, सुनते रहना, कहानी है बस, ठीक है, कहानी है, याद रहेगी हमेशा के लिए, ठीक है। VSEPR थ्योरी क्या कहती थी कि भाई ये क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स के बारे में समझाता था। ये क्या करता था, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स के बारे में समझाता था। लेकिन लोन पेयर तब रिपल्सन क्रिएट करेगा ना जब वो किस में हो, हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहा हो। वो किस में पार्ट ले रहा हो जनाब, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहा हो। अगर वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहा है तो ये लोन पेयर क्या करेगा, रिपेल कर सकता है, रिपेल बॉन्ड्स को रिपेल कर सकता है। लेकिन अगर ये नो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट बन जाए, ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले ही ना, तो फिर तो वो नो रिपल्सन दिखाएगा विथ बॉन्ड्स,
बोलो यार, नो रिपल्सन विथ बॉन्ड्स। और अगर बॉन्ड्स के साथ रिपल्सन ही नहीं दिखाएगा तो फिर क्या उस मॉलिक्यूल को VSEPR थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है क्या? तो आंसर जाएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने TeBr6 2- का स्ट्रक्चर जो बनाया परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, ये जो अभी जो हमने बनाया TeBr6 2-, इसको हम बोल सकते हैं कि कांट बी एक्सप्लेन्ड, कांट बी एक्सप्लेन्ड, कांट बी एक्सप्लेन्ड व्हाट बाय VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी से तो हम बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकते, VSEPR थ्योरी से हम बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसको बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरा सवाल, पहला तो ये हो गया, पहला सवाल तो यही हो गया कि भाई क्या हम इसको VSEPR थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरा, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर कैसा है भाई बता दे, ये लोन पेयर कैसा है भाई बता दे। तो तुम्हारा जवाब जाएगा ये लोन पेयर इनएक्टिव है, इनएक्टिव है। क्या ये हैबिडॉप्टर में पड़ा हुआ है? तो तुम्हारा जवाब जाएगा नहीं, ये किसमें? 5s में पड़ा हुआ है। तीसरा सवाल, क्या इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हुई? तो तुम्हारा जवाब जाना चाहिए कि भाई नहीं, इसकी sp3d3 नहीं हो पाई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन p3d3 हो गई। क्या हो गई? p3d3। ठीक है, p3d3। और देखो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स को और सुनो, एस्टेरिक नंबर क्या आ रहा था इसको देख के? 7। लेकिन रियल जब हमने कैलकुलेट किया तो एस्टेरिक नंबर किसको, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं उसी को एस्टेरिक नंबर में कैलकुलेट करते हैं। बोलो यार, उसी को एस्टेरिक नंबर में काउंट करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल्स ने पार्ट लिया? बस 6 ऑर्बिटल ने, मतलब एस्टेरिक नंबर क्या है? 6 आया। तो ये एक सूडो एस्टेरिक नंबर वाला मॉलिक्यूल है। एस्टेरिक नंबर 7 जो आया वो कैसा मॉलिक्यूल था? सूडो एस्टेरिक नंबर। ये जो एस्टेरिक नंबर इसका 7 था, ये SN जो 7 था, एस्टेरिक नंबर 7 था, वो क्या था? सूडो था, सूडो। अरे भाई चल जा, ले, सूडो था। ये क्या था? सूडो एस्टेरिक नंबर था। कैसा था? सूडो एस्टेरिक नंबर। तो यहां से 3 सवाल क्लियर हुए। पहला, ये वो मॉलिक्यूल है जिसको आप VSEPR से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लोन पेयर जो रहता है वो इनएक्टिव रहता है, किसी को रिपेल वगैरह नहीं करता। ठीक है, और इसका लोन पेयर 5s में पड़ा होता है, ना कि sp3d3 में। ठीक है, sp3d3 में पड़ा होता है क्या? तो आंसर जाएगा नहीं भाई, ये sp3d3 में पड़ा नहीं होता। तीसरा सवाल, इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? क्या sp3d3 होगी? तो आंसर जाएगा नहीं, क्या होगी? p3d3 होगी। क्या होगा जनाब? p3d3 होगा। क्या होगा? p3d3। यहां तक समझ में आई? अगर यहां तक समझ में आ गई बातें तो तुम्हारा एक और क्वेश्चन उठना चाहिए था, और वो ये है, अगर उठ रहा है मन में वो क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सुनना, नहीं भी उठ रहा है तब भी अच्छी बात है, बस देखते रहना भाई, मजा आ जाएगा। फिर से देखना, मैंने इसका स्ट्रक्चर जो बना दिया वो क्या बना दिया? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बना दिया। क्या बन गया? बोलो, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बन गया। क्या बन गया जनाब? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। बोलो यार, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बोलो। अरे हाँ या ना, अरे कुछ तो बोल दो। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल हमने बना दिया, और हमने ये भी बोल दिया कि ये जो लोन पेयर है ना जनाब, वो प्योर S में है। वो कहाँ है? प्योर S में है। एक बात तो बताओ, इन दोनों के बीच की एंगल कितनी है? 90 डिग्री। जब तुमने ये बोला था कि भाई इसका स्ट्रक्चर तो ऐसा होना चाहिए, सुनना ध्यान से, गजब की चीज बता रहा हूं भाई, सुनना ध्यान से, बस सुनना। ठीक है, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, यहाँ पे हमने Br चिपकाया था, यहाँ पे ब्रोमीन चिपका दिया, यहाँ पे Br चिपका दिया, यहाँ पे Br चिपका दिया, यहाँ पे Br, और एक नीचे Br, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पे एक लोन पेयर। तो यहाँ पे हमने जो एंगल डिफाइन किया था वो क्या किया था? वो 72 डिग्री किया था। और परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बना के, ये क्या था? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। बोलो यार, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। और ये क्या? पेंटागोनल वाला। ये क्या? पेंटागोनल मोनोपिरामिडल, जिसको हम बोल सकते हैं पेंटागोनल मोनोपिरामिडल। बोलो यार, अरे हाँ या ना बोल दो भाई, पेंटागोनल मोनोपिरामिडल, ये हम बोल सकते हैं। अब सवाल तुम्हारा ये उठ सकता है कि भाई एक बात बता, यहाँ पे 72 था तो तुमने बोला कि भयानक रिपल्सन होगा इन दोनों में, और इतने रिपल्सन होंगे कि मॉलिक्यूल का एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। एक बात तो बता, ये 72 से तू 90 पे ही तो ले जा रहा है, कौन सा ज्यादा इंक्रीज कर रहे हो भाई? मेरे को ये तो बता दे, कौन सा ज्यादा इंक्रीज कर रहे हो तुम? हैं
कौन सा ज्यादा, बस 18 डिग्री का चेंज ला रहे हो और उसमें बोल दे रहे हो ये एग्जिस्ट कर जाएगा, और जो हमने बताया 72 पे वो एग्जिस्ट नहीं कर जाएगा। और तुमने तो जैसे बॉन्ड एंगल 180 कर दी हो, है तुमने तो जैसे बॉन्ड एंगल 180 कर दी हो, ऐसे तुम बता रहे हो भाई। क्यों क्यों भाई 90 पे क्यों एग्जिस्ट करने लगा? थोड़ा सा ही तो चेंज है, थोड़ा सा ही तो चेंज है जनाब, उससे ज्यादा है तो है नहीं। अरे हाँ या ना बोलो, सवाल पल्ले पड़ा, बोलो सवाल समझ में आई या नहीं आई? भाई पहले 72 पे हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, अब 90 पे हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं यहाँ पे इन दोनों बीच के इन दो बी आर के बीच की एंगल जो है 180 डिग्री है, दो बी आर के बीच की एंगल 180 डिग्री है, बाद बाकी बी आर के बीच की तो एंगल 90 डिग्री ही है ना, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल तो 90 डिग्री होगी। तो भाई 72 पे तुम रिजेक्ट कर रहे हो और 18 डिग्री का चेंज कर दे रहे हो तो तुम एक्सेप्ट कर ले रहे हो, ये कैसे मैं मान लूँ? इसका भी कोई लॉजिक बता। मैं तो नहीं एक्सेप्ट करने वाला, मैं तो एक्सेप्ट नहीं करने वाला। 90 पे मैं कैसे मान लूँ कि ये एग्जिस्ट कर रहा होगा? आइए वो भी मैं समझाता हूँ, ठीक है, आओ मैं वो भी समझाता हूँ भाई कि ऐसा क्यों 90 पे क्यों एग्जिस्ट करने लगा और 72 पे क्यों नहीं कर पाया। सुनना जरा ध्यान से। एक बात बताओ, ये जो एस लोन पेयर है वो पक्का ही न्यूक्लियस के क्या रहा होगा, सबसे क्लोज रहा होगा? बोलो यार, ये लेट से हमारा एस वाला लोन पेयर है। सुनना ध्यान से, बस सुनते रहना, मजा आ जाएगा भाई। पढ़ा नहीं होगा तुमने ऐसे कॉन्सेप्ट, और पढ़े हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है, पढ़ा है तो भाई बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं करता कि किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत वेल एंड गुड, वेल एंड गुड, ठीक है। चलो देखो, ये एस में लोन पेयर था, ये क्या होगा, ये न्यूक्लियस से सबसे क्लोज होगा। बोलो यार, ये न्यूक्लियस से सबसे क्लोज होगा। और एस क्या, एस याद करो, शील्डिंग पावर याद करो, पीरियोडिक से याद करो शील्डिंग पावर। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई शील्डिंग पावर जो होती है वो एस की सबसे ज्यादा, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। अगर एस की शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा है, सुनना ध्यान से, अगर एस की शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा है तो मतलब एस ने क्या किया होगा, ये एस में बैठा लोन पेयर क्या किया होगा, न्यूक्लियस को चारों तरफ से सराउंड कर लिया होगा। बोलो यार, पक्का ही सील्ड कर लिया होगा न्यूक्लियस को, पक्का ही सील्ड कर लिया होगा। और इस कदर सील्ड कर दिया होगा कि इस बीआर के लिए इस न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव बहुत हद तक डिक्रीज कर चुका होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा सील्ड करने न्यूक्लियस को एस ने पूरा घेर लिया, न्यूक्लियस को क्या किया, एस ने पूरा घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। तो अब बीआर पे उसका अट्रैक्शन लगने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अपना उसका अट्रैक्शन बोलेगा, एस बोलेगा न्यूक्लियस को, भाई तेरा सारा अट्रैक्शन मुझ पे लगना चाहिए, किसी और पे नहीं, मुझ पे सिर्फ और सिर्फ मुझ पे, किसी और पे नहीं। बोलो यार, सिर्फ और सिर्फ मुझ पे अट्रैक्शन लगना चाहिए, किसी और पे नहीं लगना चाहिए। तो मतलब ये क्या कर दिया, इस एस वाले लोन पेयर ने क्या कर दिया, इस न्यूक्लियस को सील्ड कर दिया। और न्यूक्लियस को सील्ड करने से इस बीआर के लिए जेड इफेक्टिव क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। और अगर जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर गई तो डेफिनेटली बीआर पर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा वो बहुत कम होगा। बोलो यार, ना के बराबर। और अगर ना के बराबर अट्रैक्शन, ना के बराबर, तो ये जो बॉन्ड लेंथ थी वो क्या हो जाएगा बताओ, इंक्रीज कर जाएगा। मतलब बी आर यहाँ से यहाँ, ये भी बी आर यहाँ से यहाँ, ये बी आर यहाँ से यहाँ, ये बी आर यहाँ से यहाँ, ये बी आर यहाँ से यहाँ, अरे बोलो, ये बी आर यहाँ से यहाँ। मतलब बी आर जो है पहले जितनी बॉन्ड लेंथ थी उससे पक्का ही क्या हो गया होगा, इंक्रीज कर गया होगा बॉन्ड लेंथ। इस केस में जितनी बॉन्ड लेंथ रही होगी उससे अब क्या कर गया होगा, इंक्रीज कर गया होगा। और अगर लेट से यहाँ पे ए और यहाँ पे बड़े ग्रुप्स लगा दूं, सिमिलरली मैं बॉन्ड लेंथ बढ़ा के बड़े ग्रुप्स लगाऊं, तो अगर दूरी बढ़ती है तो डेफिनेटली इन दोनों में रिपल्सन क्या हो जाएगा, रिपल्सन घट जाएगा। और अगर रिपल्सन घट जाएगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यही रीजन है, दैट्स वाई। अब समझ में आया तुम्हें वाई मैंने 90 डिग्री पे एक्सेप्ट किया इसको और 72 पे रिजेक्ट कर दिया और 90 डिग्री पे मैंने क्यों इसको एक्सेप्ट कर लिया। समझ में आया? आई होप तुम्हें ये कहानी समझ में आई होगी। क्या पढ़ा था तुमने ऐसा कॉन्सेप्ट? पढ़ा था, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ा था तो सीख लो भाई, सीख लो, ठीक है, बहुत अच्छे से बताया है। अगर अभी स्टिल कोई डाउट है, प्लीज़ एक बार और प्ले करके देखना, रिपीट करके देखना। जहाँ से मैंने ये TBR6 वाला कहानी शुरू किया है वहाँ से रिपीट करके देखना। और अगर उससे भी समझ में नहीं, अगर वहाँ इतना करने के बाद भी, वैसे मुझे नहीं लगता कोई आना चाहिए, कोई डाउट आना चाहिए, एक एक चीज़ मैंने बताया है। और अगर उसके बाद भी कोई डाउट आए, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करना।
ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो हमने sp3d3 सब बोला था इसके लिए सब फर्जी निकला। क्या आ गया इसके लिए? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। क्या आया? TBr62 माइनस परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल और हाइब्रिडाइजेशन क्या? P3D3। तो सवाल उठता है क्या भाई ऐसे ही मतलब क्या यही एक मॉलिक्यूल है, कोई और मॉलिक्यूल नहीं है क्या? तो है। देखो जब स्टेरिक नंबर 7 होता है ना, सुनना ध्यान से, एक और स्लाइड लेने दो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। बोलो यार कॉन्सेप्ट समझ के मजा आया या नहीं आया? ठीक है, कमेंट में मेंशन करना भाई मजा आ गया, ठीक है। कमेंट में मेंशन करना भाई कि मजा आ गया भाई, मस्त कॉन्सेप्ट सीखा, ठीक है। ऐसे मेंशन करना यार प्लीज, आई रिक्वेस्ट, ठीक है, मेंशन करना भाई, ठीक है। वो कमेंट्स मोटिवेशन होता है, ठीक है। टीचर के लिए कमेंट्स ही मोटिवेशन हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता भाई। कमेंट्स, मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है, मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे, कोई मुझे पैसा नहीं दे रहा, यूट्यूब वगैरह कुछ पैसा नहीं दे रहा। हाँ हो सकता है आगे जाके मिले, अलग बात है, अभी तो नहीं मिल रहा, लेकिन बहुत एफर्ट्स लगा के मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक कमेंट कर दोगे तो उसके लिए तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो वही मेरे लिए मोटिवेशन होगा, ठीक है। ठीक है, ऑनेस्ट कमेंट, ऑनेस्ट कमेंट। अगर समझ में आए तो हाँ मज़ा आ गया, नहीं समझ में आए तो क्या नहीं समझ में आया वो मुझे मेंशन करना, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। आई प्रॉमिस मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलो चलो, तो सवाल उठता है कि भाई देखो हुआ है ऐसे कि जब स्टेरिक नंबर 7 होती है, जब स्टेरिक नंबर 7 होती है जिसमें जिसमें 6 सिग्मा होते हैं, और स्टेरिक नंबर 7 में 6 सिग्मा और एक लोन पेयर, 6 सिग्मा और एक लोन पेयर, और जो ये एबीएन टाइप मान लेते हैं, एबीएन टाइप कोई मॉलिक्यूल रहा होगा जिसकी कहानी कुछ ऐसी है, और जो बी है ना सराउंडिंग एटम, अगर ये Cl या Br आ जाए, माइनस वो बी हो सकता है, एबीएन माइनस मान लेते हैं, Cl या Br आ जाए, बी जो सराउंडिंग एटम है वो Cl या Br आ जाए, तो फिर ऐसी कहानी हो जाती है। फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेंटागोनल मोनोपिरामिडल नहीं होके परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल में। तो पहला एग्जाम्पल तो हमने यही देखा, TeBr6 2 माइनस, ये भी है। अगर मान लो TeCl6 2 माइनस होता तो क्या यही होता? हाँ बिल्कुल यही होता। सिमिलरली अगर SbCl6 3 माइनस हो जाए तब भी यही होगा, SbBr6 3 माइनस हो जाए, SbBr6 3 माइनस हो जाए तब भी यही होगा, और एक और लिख लेना, BrF6 माइनस हो जाए तब भी यही होगा। ये सब मॉलिक्यूल जो हैं, ये सब मॉलिक्यूल जो हैं वो सब परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रखते हैं, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल विथ हाइब्रिडाइजेशन P3D3, विथ हाइब्रिडाइजेशन P3D3। एस वाला इनएक्टिव लोन पेयर होता है। लोन पेयर जो होता है वो कहाँ पड़ा होता है? एस, प्योर एस में पड़ा होता है, जो कि कैसा होता है? स्टीरियो केमिकली कैसा होता है जनाब? इनएक्टिव होता है। कैसा होता है? स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव होता है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ये मॉलिक्यूल ध्यान रखना भाई, कुछ भी आ सकता है इस सब में से, ठीक है, ध्यान रखना भाई, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, बढ़ूँ आगे, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और हमेशा हम लास्ट क्वेश्चन इन ऑर्गेनिक में, लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो हमारा ऑर्गेनिक का होगा, तो ऑर्गेनिक वाला करते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है हमारा भाई, ये क्वेश्चन, चलो पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट, ठीक है। इनऑर्गेनिक बहुत कर लिए, अब थोड़ा ऑर्गेनिक पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक का कर लेते हैं, फिर सेशन खत्म करते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन कर दो फटाक से। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ट्रीटमेंट ऑफ डी ग्लूकोज विथ एक्वस NaOH, ओके, इन रिजल्ट्स इन अ मिक्सचर ऑफ मोनोसैकेराइड्स विच आर। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? जिसको फर्दर आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, बोलो यार, जिसको फर्दर आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते वो मोनोसैकेराइड्स होते हैं। और देखो ट्रीटमेंट ऑफ डी ग्लूकोज कैसा होता है भाई? डी ग्लूकोज क्या आप जानते हो? डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है जनाब। कुछ ऐसा होता है जनाब, भाई सीधी लाइन नहीं बनती यार। ठीक है, अरे यार हद है, आराम से बनाते हैं। ये लो, ठीक है, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, ये ऐसा होता है। फिर कैसा होता है बताओ? फिर ये OH अपना ऐसा होता है, ये H यहाँ होता है, फिर ये H यहाँ होता है, फिर OH यहाँ होता है, फिर ये OH यहाँ होता है,
फिर ये H यहाँ होता है, फिर ये OH यहाँ होता है, फिर ये H यहाँ होता है, राइट। ऐसा ही होता है अपना डी ग्लूकोज, ये CH2H है। इज इट क्लियर? यस और नो, टेल मी, इज इट क्लियर? यही होता है अपना डी ग्लूकोज, यही होता है। अगर अगर इसकी रिएक्शन क्या बोल रहा है, एक्वस NaOH से करवाया जाए तो मिक्सचर मिलता है मोनोसेक्राइड्स का। क्या मिलता है? मोनोसेक्राइड्स के मिक्सचर मिलते हैं। क्या मिलते हैं जनाब? मोनोसेक्राइड्स के मिक्सचर मिलते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा मिक्सचर मिलेगा, ए ऑप्शन वाला या बी ऑप्शन वाला या सी ऑप्शन वाला या डी ऑप्शन वाला, कौन सा? क्वेश्चन तो दिख रहा है, आई होप क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलो बताओ कैसे करेंगे इस सवाल को, आइडिया बताओ कैसे करेंगे इस सवाल को। ठीक है, देखो सबसे पहले तो तुम ये दिमाग लगाओ कि यार एक्वस NaOH क्या करेगा। सबसे पहले ये एसिडिक प्रोटॉन को चुराना चाहेगा, यस और नो। अगर एसिडिक प्रोटॉन को चुराना चाहेगा तो ये क्या बना लेगा, अगर मैं इसको फिर से थोड़ा सा रफली ही बनाऊं, ठीक है, ये अपना CH2OH था, ये O नेगेटिव था, ठीक है, ये H था, ये क्या था, ये OH था, यहाँ पे H था, ये OH था अपना, ये OH था, ये H था, ये H था, ठीक है। ऐसा हो रखा है, ये ऐसा बन जाएगा पहले NaOH से रिएक्ट करके। लेकिन ये क्या कुछ कर पाएगा क्या? नहीं, कुछ नहीं करेगा ये। तो ये क्या करेगा फिर से, क्यों? क्योंकि अब कोई रिएक्शन अटैकिंग सेंटर तो है नहीं ना कि भाई किसी पे जाके अटैक कर दे, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। अरे बोलो यार, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो अब क्या करेगा ये, अब क्या करेगा, वाटर से फिर से प्रोटॉन ले लेगा, ठीक है, वाटर से फिर से प्रोटॉन ले लेगा। तो फिर से प्रोटॉन ले लेगा तो फिर से OH बन जाएगा। तो यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करवाने से हमें कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इज इट क्लियर? तो अब क्या होगा, अब दूसरी पॉसिबिलिटी ढूंढेगा NaOH। अब रिएक्शन में गया है तो कुछ ना कुछ करके ही आएगा, ऐसे तो वो छोड़ेगा नहीं, यस और नो। तो अब देखना अब क्या करता है ये, अब सोचता है कि भाई अब दूसरा प्रोटॉन चाहिए। सबसे पहले तो मैं बेस की तरह बिहेव करता हूँ, बेस की तरह ही जाना जाता हूँ, बेस के नाम से मशहूर हूँ इस दुनिया में, NaOH नाम से बुलाते हैं हमें, और मैं बेस हूँ। तो भाई अब दूसरा प्रोटॉन की तलाश करूंगा। तो दूसरा में मोस्ट एसिडिक देखेगा। तो एक बात बताओ, इस प्रोटॉन की मैं चर्चा करूं, इस वाले प्रोटॉन की, तो डेफिनेटली ये प्रोटॉन काफी हद तक एसिडिक रहा होगा। कैसे जनाब? देखिए इधर, अगर मैं इसको डेफिनेटली एक मिनट, ठीक है, अगर मैं इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करवाऊं, सुनना ध्यान से, ठीक है, अगर मैं क्या करूं, OH माइनस से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करवाऊं तो डेफिनेटली क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। अरे बोलो यार, नेगेटिव चार्ज क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। तो नेगेटिव चार्ज मैंने दिखा दिया। बाद बाकी ये जो OH था वो OH एज इट इज। सिमिलरली इधर एक बार OH था वो एज इट इज, यहाँ पे H था वो एज इट इज। फिर क्या होगा, फिर अपना ये OH यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे H एज इट इज। बोलो यार, यहाँ पे फिर ये OH एज इट इज, यहाँ पे H एज इट इज, और यहाँ पे क्या OH। यस और नो, हाँ या ना, यहाँ तक क्लियर है। अब ये क्या कर सकता है, ये नेगेटिव इस कार्बोनिल के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस कर सकता है। बोलो यार, अगर रेजोनेंस कर सकता है तो पक्का ही कुछ इनोलेट आयन टाइप बनता हुआ नजर आ रहा है ना। बोलो इनोलेट आयन, बोलो इन और O नेगेटिव, ये कुछ ऐसा बनता नजर आएगा, O नेगेटिव। बोलो यार इनोलेट आयन, यस और नो, बोलो टेल मी। तो ये कुछ नहीं है बल्कि इसकी जो पूरी मतलब आंसर तक जो हम पहुंचेंगे ना, वो किस मैकेनिज्म से, टॉटोमेराइजेशन मैकेनिज्म से पहुंचेंगे। ठीक है, टॉटोमेराइजेशन इन बेसिक मीडियम हो रहा है, दैट्स इट। उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा, बिकॉज उसी से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले इस कार्बोनिल के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। अरे हाँ या ना, रेजोनेंस करेगा। तो रेजोनेंस करके क्या स्ट्रक्चर बनाएगा, जरा बनाते हैं, इस स्लाइड पे चलते हैं। तो देखना ये क्या था अपना, ये C डबल बॉन्ड O, ये H, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या है OH है, यहाँ पे क्या है O नेगेटिव है, यहाँ पे OH इधर था। फिर से बनाता हूँ एक बार ताकि एक ही स्लाइड पे सब रहे। ठीक है, फिर OH यहाँ था, फिर क्या था, फिर OH यहाँ था, फिर H यहाँ, फिर H यहाँ, और फिर अपना CH2OH यहाँ। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसके साथ रेजोनेंस करेगा। जैसे ही रेजोनेंस करेगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो। तो यहाँ पे क्या आ गया होगा, O नेगेटिव, ठीक है, इससे एक H जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन, और लेट से दिस इज 1, दिस इज सेकेंड कार्बन, तो ये अपना 1 कार्बन था, और सेकेंड कार्बन और 1 के बीच में क्या बन गया होगा, डबल बॉन्ड। और यहाँ पे क्या है, OH। बोलो यार OH है या नहीं है, अरे बोलो पक्का ही OH है। तो अब देखो ये OH बन चुका है, और बाद बाकी जो एज इट इज यूनिट है वो एज इट इज दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि उस पर छेड़खानी हम नहीं कर रहे हैं, ये वाले पोर्शन पे हम छेड़खानी कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब जो है वो एज इट इज यहाँ पे आएगा। हाँ या ना, आप ही बताओ, कोई छेड़खानी हम कर रहे हैं इस पे क्या, नहीं, कोई छेड़खानी नहीं, तो वो एज इट इज आएगा।
तो H यहाँ पे, ये OH यहाँ पे, अरे बोलो यार, ये H यहाँ पे, ये OH यहाँ पे, फिर कहाँ, फिर ये H यहाँ पे, फिर OH यहाँ पे, और फिर ये CH2OH यहाँ पे। बोलो, आया समझ में? अब क्या कर, अगर ये इनोलेट आयन है तो वो क्या कर सकता है, वाटर से प्रोटॉन चुरा सकता है। बोलो, ठीक है, वाटर से क्या कर सकता है, प्रोटॉन चुरा सकता है। अगर प्रोटॉन चुरा सकता है तो ये कुछ ऐसा बनता नजर आएगा, ये OH, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये OH, और ये ऐसा ऐसा, ठीक है, फिर ऐसा, और यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ठीक है, अब देखना, सुनना ज़रा ध्यान से, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी बाहर, ज़रा देखना ध्यान से। क्या हो सकता है, ये हो सकता है भाई कि ये जो लोन पेयर है, अब देखो ये लोन पेयर भी इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। अगर इस पार्ट को मैं कंसीडर करूं तो क्या ये पार्ट इनॉल बनता हुआ तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। अरे बोलो यार, ये पार्ट तुम्हें इनॉल बनता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है? तुम्हारा जवाब जाएगा हाँ भाई आ रहा है, पक्का आ रहा है। तो अगर ये इनॉल है तो डेफिनेटली ये टोटोमेराइज करके किस में जा सकता है, कीटो में। और वैसे भी कीटो फॉर्म्स आर मोर स्टेबल जनरली, हमेशा नहीं बट जनरली। अरे हाँ या ना? तो अगर ये फॉर्म कीटो में चला गया तो ये डबल बॉन्ड इधर, अरे हाँ या ना? और इस पे जो नेगेटिव आएगा वो क्या करेगा, वो इस एच को लेके और फाइनली कुछ ऐसा बनता नजर आएगा। बोलो यार, ये CHOH, ये एज इट इज, ये जो ये देखो, जैसे ये देखो, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा इस इनॉल के साथ। जैसे ही रेजोनेंस करेगा ये पाई टूटेगा, ये पाई टूट के क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, जनरेट होगा। बोलो यार सॉरी, जैसे ही नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वो क्या करेगा, वो इस H को ले लेगा, यहाँ जो O से चिपका हुआ H था उसको ले लेगा। तो मतलब एक H पहले से था इस कार्बन पे, एक और H आ जाएगा, तो ये ऊपर वाली यूनिट क्या बन जाएगी, CH2OH। यस और नो? और ये जो सेकंड कार्बन है वो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड हो। अरे हाँ या ना? और बाद बाकी क्या बन जाएगा, बाद बाकी जो एज इट इज था वो एज इट इज, यहाँ पे हाइड्रोजन था वो एज इट इज दिखाएंगे। तो H इधर एज इट इज, OH इधर एज इट इज, ठीक है, फिर H इधर एज इट इज, OH इधर एज इट इज, फिर से OH इधर एज इट इज, H इधर एज इट इज, और यहाँ पे क्या, CH2 एज इट इज। तो मतलब एक स्ट्रक्चर तो हमारा ये बनता नजर आ गया, और ये कुछ नहीं है बल्कि ये क्या है, ये क्या है, ये बोलो, ये कीटो फॉर्म है। यस और नो? ये कीटो फॉर्म है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज। ठीक है, डी फ्रक्टोज, मतलब डी ग्लूकोज से हमने डी फ्रक्टोज भी बना लिया एक्वस मीडियम में। यस और नो? बोलो, ये स्टेप समझ में आया या नहीं आया? देखो क्या हुआ था, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ ताकि यार कोई डाउट ना रह जाए, वरना फिर दिक्कत होगा, है ना, तुम ही लोगों को दिक्कत होगा। देखो ये क्या हुआ, ये इस बार देखो दोनों पोर्शन इनॉल था, ये भी पोर्शन इनॉल है। अगर ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो, ये इस इतने पोर्शन को देखो तो ये इनॉल है, और अगर इतने पोर्शन को देखो तो ये भी इनॉल है। मतलब टॉटोमेराइजेशन इधर से भी हो सकती है, टॉटोमेराइजेशन इधर से भी हो सकती है। हमने किस तरफ से अभी करवाया, हमने इस तरफ से करवाया। इस तरफ से जैसे ही टॉटोमेराइजेशन करवाया तो ये ऐसा था, यहाँ पे OH था, यहाँ पे एक H था, और यहाँ पे OH था। हमने किधर से प्रेफर किया, इधर से प्रेफर किया। इसको डबल बॉन्ड में डाला, ये रेजोनेंस करके जैसे ही इस पर नेगेटिव आएगा वो नेगेटिव क्या करेगा, इस H को ले लेगा। तो फाइनली ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और पहले इस कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन था, देखो एक ही हाइड्रोजन था, तो अब दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, हाँ या ना? तो ये हमारा कुछ ऐसा बनता नजर आएगा। बाद बाकी जो छेड़खानी हो रही है 1 और सेकेंड कार्बन पे ही हो रही है। बाद बाकी जो कार्बन पे जो ग्रुप्स लगे हुए थे वो एज इट इज लगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं करा। ठीक है, तो एक डी फ्रक्टोज मिलता नजर आएगा। ध्यान रहे, थर्ड पे OH लेफ्ट में है, बाद बाकी फोर्थ फिफ्थ पे OH राइट में है। तो जरा देखते हैं अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाला पार्ट इनॉल बन जाए, अभी जो हमने बनाया था। देखते हैं भाई, एक और स्लाइड लेता हूं मैं, उस पर करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे करते हैं। ये जो अभी हमने बनाया था ये C, ठीक है, फिर ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे था OH, यहाँ पे एक H था, यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे एक H था, और बाद बाकी पोर्शन एज इट इज, जिसमें क्या था, जिसमें कुछ ऐसा था, ये CH2OH, ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे इस सब पे कोई छेड़खानी नहीं हो रही है। अरे बोलो यार, यहाँ पे H था, यहाँ पे OH था, इस पार्ट पे हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे, और यहाँ पे OH था। हमने इस वाले पोर्शन को रेजोनेंस में करवा के कीटो फॉर्म बना लिया, तो डी फ्रक्टोज मिल गया। अगर हम इस पोर्शन को इनॉल में कीटो में कन्वर्ट करें, इस इनॉल को, इस पोर्शन को अगर इनॉल माने,
क्योंकि ये भी तो अपना इनॉल है। देखो डबली बॉन्डेड कार्बन से क्या जुड़ा है, OH, तो ये भी इनॉल है। तो अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ, इसको मैं क्या करूँ, देखना इधर, इसको मैं कन्वर्ट करूँ, इसको मैं कन्वर्ट करूँ, तो इस पे जो नेगेटिव आएगा ये रेजोनेंस करेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इस पे नेगेटिव आएगा, जो नेगेटिव आएगा वो इस H को ले लेगा। जैसे ही H को ले लेगा तो ऊपर वाला मॉलिक्यूल इस बार कीटोन नहीं बन के क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। बोलो यार। और इस बार क्या बन जाएगा, इस बार क्या हो जाएगा, ये OH एज इट इज, इस बार फिर से एक H इधर आ जाएगा। यस और नो, ठीक है। सिमिलरली बाद बाकी जो ग्रुप्स बचे वो एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जरा सुनना ध्यान से। ट्विस्ट ये है जनाब कि हमने ये सब तो कर दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, क्या क्या ये H लेफ्ट में ही जुड़ेगा क्या? ये जो H आया, इस पे जो नेगेटिव आया, इस पे जो अभी ये जो नेगेटिव आया था, ये इस लोन पेयर ने क्या करा था, रेजोनेंस करा था, ये पाई टूटा था, इस पे नेगेटिव आया था, ये नेगेटिव क्या करा था, इस H को लिया। तो क्या ये H जब आएगा तो क्या यहाँ पे ये क्या लेफ्ट में ही आएगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि ये अभी sp2 है और sp2 सेंटर से ये कैसा बन रहा है, sp3। तो यार तो ये तो दोनों तरफ से आ सकता है, हाँ या ना? एक बार हो सकता है ऊपर से H प्लस लिया हो, एक बार नीचे से H प्लस लिया हो, क्योंकि वो तो प्लेनर है। तो sp3 में क्या हो सकता है कि एक और स्ट्रक्चर आपको ये मिलता नजर आ सकता है कि COH, और इसमें क्या हो कि इस बार OH सेकेंड पोजीशन पे इधर आ गया हो और H राइट में चला गया हो, क्योंकि H तो अब दोनों तरफ जा सकता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो प्लेनर था। तो जब sp3 बनेगा तो ऊपर से भी आ सकता है H और एक बार नीचे से भी आ सकता है। तो लेट से ऊपर से आया वो लेफ्ट में आया और नीचे से आया वो राइट में आया। अरे हाँ या ना? सिंपल है या नहीं बताओ? समझ में आ रहा है या नहीं बताओ? अरे समझ में आ रहा है या नहीं? आई होप समझ में आ रहा होगा। HOH, ठीक है, H ये जो यूनिट थे थर्ड कार्बन से, उसको तो हमने छेड़ा नहीं, तो एज इट इज। समझ में आया? तो अब मैच करते हैं ऑप्शन, यही पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज नहीं है। समझ में आया? एक तो हमारा डी फ्रक्टोज में बन गया, और क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि ये फिर से डी ग्लूकोज ही बन गया? यस और नो, फिर से डी ग्लूकोज ही बन गया, ठीक है। और ये डी ग्लूकोज का ये क्या बना है, ये डायस्टीरियोमर बना है। यस और नो, ये एक एपीमर है, ये डी ग्लूकोज का एपीमर बन गया। यस और नो? अरे हाँ या ना? ये क्या बन गया, डी ग्लूकोज का एक एपीमर बन गया, क्योंकि इसी कायरल सेंटर पे छेड़खानी हो रही है। देखो एक ही कायरल सेंटर पे छेड़खानी होती है। वैसे डायस्टीरियमर्स जिसमें एक ही कायरल सेंटर पे छेड़खानी होती है, बाद बाकी सब एज इट इज होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एपीमर्स बोलते हैं। तो ये अगर 1 था और ये अगर 2 था, तो ये 1 और 2 में क्या है रिलेशन, एपीमर का रिलेशन है। बोलो यार, एपीमर का रिलेशन है। अरे हाँ या ना? तो ये डी ग्लूकोज फिर से हमें मिल गया और साथ में उसका एक एपीमर मिला, और साथ में हमें क्या मिला था, डी फ्रक्टोज मिला था, ठीक है, डी फ्रक्टोज मिला था। तो जरा आना ऑप्शंस पे, ऑप्शन में ना बाद बाकी सब तुम चेक कर लेना, सब गलत मिलेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, सी ऑप्शन देखना जरा। सी ऑप्शन में देखो एक डी ग्लूकोज मिला था, तो क्या ये पहला स्ट्रक्चर तुम्हें डी ग्लूकोज नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो। देखो यही डी ग्लूकोज जो हमने बनाया था, देखो सेकंड पे OH राइट में है, थर्ड पे OH लेफ्ट में है, सेकंड पे OH राइट में है, थर्ड पे OH लेफ्ट में है, फोर्थ पे OH राइट में, फिफ्थ पे OH राइट में, फोर्थ पे OH राइट में, फिफ्थ पे OH राइट में, और CH2H। तो ये डी ग्लूकोज हो गया। सिमिलरली जब डी फ्रक्टोज बनाओ तो देखो डी फ्रक्टोज में ये आ गया, फिर OH लेफ्ट में, ये इस देखो फर्स्ट और सेकंड पे ही छेड़खानी हुई है, थर्ड वाले सब तो एज इट इज, थर्ड वाले सब तो एज इट इज। तो देखो अगर ये डी ग्लूकोज हमारा था तो देखो यहाँ पे भी एज इट इज है, OH ऐसे ही है। देखो OH यहाँ पे भी थर्ड पोजीशन पे लेफ्ट में था, यहाँ भी लेफ्ट में है, फिर ये राइट में था OH, यहाँ भी राइट में है, यहाँ पे OH राइट में था, यहाँ भी राइट में है, ये CH2OH एज इट इज। ये भी समझ में आ गया। सिमिलरली एक बार क्या हुआ था कि ये डी ग्लूकोज में से OH सेकेंड पोजीशन पे, एक बार H लेफ्ट में था, एक बार राइट में आ गया। तो देखो एक बार राइट में आ गया और यहाँ पे लेफ्ट में था। यस और नो? बाद बाकी देखो OH यहाँ भी लेफ्ट में, यहाँ भी लेफ्ट में। तो ये दोनों जो हैं, ये पहला और तीसरा कंपाउंड है, वो क्या है, एक दूसरे के एपीमर हैं। क्या है, एक दूसरे के जनाब एपीमर है, जो हमने अभी बनाया था जस्ट। यस और नो? बनाया था या नहीं बनाया था? तो मतलब, और फिर देखो OH राइट में। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। तो क्या क्या मिलता है अगर आप एक डी ग्लूकोज को एक्वस NaOH से ट्रीट करते हो, तो हमें क्या क्या मिलता है बताओ? तो आंसर जाएगा, हमें मिलता है क्या, डी ग्लूकोज मिलता है, डी ग्लूकोज तो मिल ही जाता है फिर से, साथ में डी फ्रक्टोज भी मिलता है, और साथ में एक डी ग्लूकोज का एपीमर मिलता है। और इसको कौन सा एपीमर बोलेंगे, C2 एपीमर। कौन सा एपीमर बोलेंगे जनाब,
कौन सा एपीमर? C2 एपीमर। क्यों? क्योंकि सेकंड पे चेंज हो रहा है, सेकंड पे कायरल सेंटर का उलटफेर हो रहा है, इसीलिए बोलेंगे C2 एपीमर है। कौन सा एपीमर है जनाब? C2 एपीमर है। समझ में आ गया इतना? आई होप समझ में आया होगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी ऑप्शन आ जाएगा। बाद बाकी तुम ये सब चेक कर लेना, तुम्हें OH सब अजीब, OH की पोजीशन ही चेंज कर रखी है इन लोगों ने, ठीक है? तो इसीलिए ए ऑप्शन भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और ये डी भी नहीं होगा, ठीक है? ओनली सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये तुमको समझ में आया होगा, ठीक है? अगर अच्छा लगा सेशन, लाइक करना, शेयर करना, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है? बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दो तीन सेशन के बाद हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे लेवल के PYQ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का चलाएंगे और वो आएगा इसी चैनल पे आएगा। बने रहो, देखते रहो सारे एपिसोड्स, जेईई एडवांस तक मेहनत करते रहो। IIT में आके ही दम लेना है, ठीक है? IIT में मतलब IIT को फोड़ना है, ठीक है? एडवांस को फोड़ना है अपने को, ठीक है? अगर आपने अगर मेंस बहुत अच्छा किया है, 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, तो यार आप एडवांस के लिए बने हो, ठीक है? एडवांस के लिए बने हो आप, ठीक है? तो फोड़ना है अपने को एडवांस, ठीक है? तब तक के लिए चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अच्छा लगे, सेशन अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मज़ा आ गया, नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, वो TBR6 वाला में बोलना कि हाँ यार मज़ा आ गया, ठीक है? बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमने सीखा। चलो बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? चलो।